इस वीडियो में आपको ब्लेंडर 4.3 के बेसिक उपयोग और टूल्स की जानकारी दी जाएगी। यह वीडियो पूरी तरह से शुरुआती कंप्लीट बिगिनर्स के लिए बनाया गया है। यदि आप ब्लेंडर को एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध लिंक के माध्यम से हमारा एडवांस कोर्स खरीद सकते हैं। इसके अलावा यदि किसी को ब्लेंडर की पर्सनल ट्रेनिंग की आवश्यकता हो तो वह नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकता है। महत्वपूर्ण सूचना, जैसे ही इस वीडियो पर 250 लाइक्स और 50 कमेंट्स पूरे हो जाते हैं, हम इसका पार्ट 2 अपलोड कर देंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लेंडर। आखिर जो सॉफ्टवेयर आप सीख रहे हो आखिर वो है क्या, उसके बारे में पहले हम जानेंगे, फिर हम उसकी आगे की चीजें सीखेंगे। सो ब्लेंडर एक पावरफुल और ओपन सोर्स 3D कंप्यूटर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है जो विजुअलाइजेशन, एनिमेशन और इंटरेक्टिव 3D एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज किया जाता है। इसका डेवलपमेंट ब्लेंडर फाउंडेशन ने किया है और ये पूरी तरह से फ्री है, मतलब इसको किसी भी लाइसेंस या सब्सक्रिप्शन के बिना यूज कर सकते हैं। ब्लेंडर की फ्लेक्सिबिलिटी और वास्ट फीचर इसको बिगिनर्स और प्रोफेशनल के बीच में काफी पॉपुलर बनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्लेंडर का यूज। ब्लेंडर का यूज वैसे तो बहुत सारी चीजों में किया जाता है, मेजरली हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कुछ चीजों के बारे में जिसमें मेजरली इंडस्ट्री लेवल पे ब्लेंडर का यूज किया जाता है। पहला आता है 3D मॉडलिंग। ब्लेंडर में कॉम्प्लेक्स 3D मॉडल बनाए जा सकते हैं। इसमें पॉलीगन्स और स्कल्पटिंग टूल का यूज करके किसी भी ऑब्जेक्ट को 3D में मॉडल किया जा सकता है। सेकंड नंबर पे आता है एनिमेशन। एनिमेशन के लिए ये एक एडवांस टूल है जिसमें की फ्रेम्स, एनिमेशन, रिगिंग और करेक्टर एनिमेशन के ऑप्शंस हैं। थर्ड आता है टेक्सचरिंग एंड शेडिंग। ब्लेंडर में ऑब्जेक्ट को रियलिस्टिक लुक देने के लिए मटेरियल्स और टेक्सचर अप्लाई कर सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन आता है रेंडरिंग। ब्लेंडर के साइकिल और ईवी रेंडर इंजन्स हाई क्वालिटी रेंडर्स क्रिएट करते हैं जो रियल टाइम और फोटो रियलिस्टिक्स हैं। फिफ्थ ऑप्शन है विजुअल इफेक्ट्स, जिन्हें हम VFX भी कहते हैं। ब्लेंडर में वीडियो एडिटिंग और VFX का इंटीग्रेशन है जिसमें मूवीज और वीडियोस में स्पेशल इफेक्ट्स ऐड किए जा सकते हैं। सिक्स्थ आता है गेम डेवलपमेंट। ब्लेंडर गेम एसेट्स क्रिएशन में भी यूज होता है जिसमें कैरेक्टर्स, लेवल्स और एनवायरनमेंट बनाए जा सकते हैं। हालांकि इसमें पहले एक बिल्ड इन गेम इंजन भी होता था जो अभी डिसकंटिन्यू हो चुका है, लेकिन एसेट्स को एक्सपोर्ट गेम इंजन जैसे यूनिटी और अनरियल इंजन में आसानी से किया जा सकता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट आर्किटेक्चुरल विजुअलाइजेशन। बिल्डिंग्स और इंटीरियर डिजाइन के विजुअलाइजेशन के लिए भी ब्लेंडर काफी पॉपुलर है क्योंकि ये रियलिस्टिक रेंडर्स और VR यानी कि वर्चुअल रियलिटी में भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो ये तो बात हुई ब्लेंडर के यूजेस के बारे में। अब हम बात करते हैं ब्लेंडर की मार्केट वैल्यू और पोजीशन के बारे में। काफी लोगों को डाउट रहता है कि हम ब्लेंडर को यूज कर रहे हैं तो क्या उसकी मार्केट वैल्यू है भी या नहीं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ ब्लेंडर की मार्केट वैल्यू और पोजीशन। ब्लेंडर का करंट मार्केट काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है क्योंकि ये फ्री और ओपन सोर्स टूल है जो कि काफी फीचर प्रोवाइड करता है जो कि ट्रेडिशनली हाई कॉस्ट सॉफ्टवेयर में मिलते हैं जैसे ऑटोडेस्क माया, 3ds Max और सिनेमा 4D। कई प्रोडक्शन स्टूडियोज एंड इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट ब्लेंडर का यूज कर रहे हैं क्योंकि इसमें किसी भी लेवल के यूजर के लिए कुछ न कुछ टूल और कैपेबिलिटीज अवेलेबल हैं। ब्लेंडर फाउंडेशन और इसकी कम्युनिटी कंटिन्यूसली इसमें अपडेट्स और न्यू फीचर्स ऐड करती है जो इसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ कंपैटिबल बनाते हैं। कई बड़ी कंपनीज जैसे यूबीसॉफ्ट, एपिक गेम्स ब्लेंडर के डेवलपमेंट में सपोर्ट करते हैं और इसे अपने वर्कफ्लो में इंटीग्रेट कर रहे हैं। ये इसके प्रोफेशनल पोटेंशियल और ट्रस्ट को और भी बढ़ाता है। अब बात करते हैं ब्लेंडर का इंडस्ट्री स्टैंडर्ड स्टेटस। इंडस्ट्री में अब ब्लेंडर को एक प्रोफेशनल स्टैंडर्ड टूल के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि कई बड़े स्टूडियो अभी भी माया और 3ds Max का यूज करते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट क्रिएटर और स्मॉल स्टूडियोज के बीच ब्लेंडर की पॉपुलैरिटी और अडॉप्शन बढ़ रही है। लर्निंग एंड कम्युनिटीज। ब्लेंडर की लर्निंग रिसोर्सेज और ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स भी काफी एक्सटेंसिव हैं जो नए यूजर को क्विकली इसमें स्किल्स डेवलप करने में मदद करते हैं। ब्लेंडर का एक एक्टिव और सपोर्टिव कम्युनिटी भी है जो नए यूजर और डेवलपर के लिए काफी हेल्पफुल है। ब्लेंडर की जो सबसे बड़ी एडवांटेज है वो ये है कि इसका कोई कॉस्ट नहीं है और इसमें रेगुलरली अपडेट्स और नए फीचर ऐड होते हैं जो इसे लॉन्ग टर्म यूज के लिए काफ़ी सेफ और इकोनॉमिकल चॉइस बनाते हैं। ब्लेंडर का इवोल्यूशन और इसका एडॉप्शन पैटर्न देखते हुए ये कहा जा सकता है कि फ्यूचर में ब्लेंडर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन सकता है। तो अब बात करते हैं ब्लेंडर की सिस्टम रिक्वायरमेंट के बारे में।
सो ब्लेंडर को स्मूथ और एफिशिएंट तरीके से चलाने के लिए कुछ स्पेसिफिक सिस्टम रिक्वायरमेंट है। ये रिक्वायरमेंट इंश्योर करते हैं कि यूज़र को 3D मॉडलिंग, एनिमेशन, रेंडरिंग और सिमुलेशन में अच्छा परफॉर्मेंस मिले। तो यहाँ पे मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। ये हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो ब्लेंडर हमें सजेस्ट करता है। ओके, इसको आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ थोड़ा रिकमेंडेड सिस्टम रिक्वायरमेंट जो बेसिकली ब्लेंडर को एक अच्छे तरीके से चलाने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आप हाई क्वालिटी में रेंडर्स और कॉम्प्लेक्स सीन पर वर्क करना चाहते हैं तो रिकमेंडेड स्पेसिफिकेशन आपको बेस्ट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगी। ये आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे अभी इस टाइम पे जो आपका एक रिकमेंडेड सिस्टम रिक्वायरमेंट है अगर आप ब्लेंडर में एक डिसेंट लेवल पे वर्क करना चाहते हैं तो। अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट हाई एंड सिस्टम रिक्वायरमेंट। ये रिक्वायरमेंट उन यूज़र के लिए है जो प्रोफेशनल लेवल प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं जिसमें फोटोलिस्टिक रेंडरिंग, सिमुलेशन और लार्ज सीन हैंडलिंग शामिल है। ऑलराइट गाइस, सो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है जब हम ब्लेंडर के लिए सिस्टम क्रिएट कर रहे होंगे। ऑलराइट गाइस, सो अब हम सीखने वाले हैं कि हम कैसे ब्लेंडर को डाउनलोड कर सकते हैं। हमने ब्लेंडर के बारे में सीख लिया है, हमने ब्लेंडर की स्पेसिफिकेशन के बारे में सीख लिया है। अब हम बात करेंगे कि कैसे हम ब्लेंडर को डाउनलोड कर सकें। सो ब्लेंडर को डाउनलोड करने के लिए आपको अपने किसी भी ब्राउजर पे आ जाना है। वो ब्राउजर आपका गूगल क्रोम हो सकता है, फायरफॉक्स हो सकता है या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज भी हो सकता है। सो मैं आ चुका हूँ अपने गूगल क्रोम पे और यहाँ पे मैं जस्ट सर्च करूंगा ब्लेंडर। ऑलराइट, तो जस्ट मैं यहाँ पे लिखूंगा ब्लेंडर सर्च करने के बाद आप बेसिकली ब्लेंडर के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। ठीक है, आप डायरेक्टली blender.org पे क्लिक करके ब्लेंडर की वेबसाइट पे आ सकते हैं। तो जैसे आप ब्लेंडर सर्च करेंगे तो पहला आपको ब्लेंडर की वेबसाइट दिखेगी एंड दूसरा आपको ऑप्शन दिखेगा डाउनलोड का। सो मेरी माने तो आप डायरेक्टली डाउनलोड पे क्लिक करें। ओके, डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद ये आपके सिस्टम के ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग अपने आप ही आपको दिखा देगा कि आपके पास विंडो है, लिनक्स है या फिर मैक ओएस है। अगर आपके पास मैक ओएस होगा तो यहाँ पे मैक ओएस का आ जाएगा, अगर आपके पास लिनक्स है तो लिनक्स। अभी मेरे पास विंडो है तो विंडो आ रहा है। आपको जस्ट यहाँ पे डाउनलोड ब्लेंडर 4.2.3 LTS को डाउनलोड कर देना है। ये इसका अभी तक का लेटेस्ट वर्जन है। जस्ट आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड पे क्लिक करते ही यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग एंड यहाँ पे ब्लेंडर स्टूडियो करके एक इनका बेसिकली वेबसाइट है जहाँ पे इनके फ्री प्रॉप्स वगैरह मिलते हैं। बस इसकी जो कॉस्ट होती है मंथली वो अराउंड $12 के आसपास होती है। ओके, एंड यहाँ हमारा जो ब्लेंडर है वो देखिए डाउनलोड हो रहा है। और जैसे ये ब्लेंडर डाउनलोड किया जाएगा मैं आपको बताऊंगा कि आप इसे इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, हमारा ब्लेंडर यहाँ पे कम्प्लीटली डाउनलोड हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इसे इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। डाउनलोड होने के बाद आपको ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, आपको जस्ट इस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते ही आपके सामने एक ऐसी विंडो आ जाएगी। आपको इस विंडो को ध्यान से देखना है और उसके बाद ये विंडो थोड़ा सा समय लेगी और आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा कंप्यूटिंग करेगी। एंड यहाँ पे कुछ आपको ऑप्शंस देता है ये कि लाइक आपका जो सिस्टम है वो उसके लिए एलिजिबल है या नहीं है। ये खुद ही एनालाइज करता है और एनालाइज करने के बाद आपको एक नेक्स्ट का ऑप्शन अपने आप आ जाएगा। आपको जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद ये इसके पूरे कुछ एग्रीमेंट्स हैं, आप इसको जस्ट एग्री करके एक्सेप्ट करके आगे बढ़ के नेक्स्ट करिए। उसके बाद ये बताएगा इसकी लोकेशन कहाँ पे ये सेव होगा। देन आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है एंड इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है और आपका जो ये ब्लेंडर है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा समय लेता है अकॉर्डिंग टू योर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशंस। एंड उसके बाद आपके पास एक पॉपअप आएगा कि डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस योर डिवाइस। तो आपको जस्ट यस पे क्लिक करना है और उसके बाद कंप्यूटिंग स्पेस रिक्वायरमेंट जो भी वो देखेगा कि आपके सिस्टम में क्या रिक्वायरमेंट है क्या नहीं है। जैसे ही वो देख लेगा वैलिडेट इंस्टॉलिंग का ऑप्शन आ जाएगा और आपका जो स्टेटस है यहाँ पर देखने लग जाएगा कितना ये इंस्टॉल हो चुका है। एंड उसके बाद ये ऑलमोस्ट आपका इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद क्या प्रोसेस आएगी ये भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे बेसिकली ये सब कुछ ऑटोमेटिक करता है, आपको यहाँ पे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रोसेस आपको सेम मैक में भी ऐसे ही करना है और सेम लिनक्स में भी ऐसे ही करना है। इसमें कोई सेकेंडरी ऑप्शन नहीं है। जस्ट ऐसे ही हम सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में चीज़ों को बेसिकली डाउनलोड और इंस्टॉल करते हैं। ऑलराइट, तो हम वेट करते हैं इसका इंस्टॉल होने का। जैसे इंस्टॉल हो जाता है फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊंगा। ऑलराइट, तो हमारा जो ब्लेंडर है ये ऑलमोस्ट यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दिखा रहा है कि ब्लेंडर 4.2 ब्लेंडर एक्सटेंशन और यहाँ पे एक छोटा सा पॉपअप आपको दिखाने लग गया है। ठीक है, मैं फिलहाल अभी के लिए क्रॉस कर देता हूँ या फिर ये ऑटोमेटिक भी कट हो जाता है। ऑलराइट, एंड ये ऑटोमेटिक कट होने के बाद यहाँ पे आपको एक फिनिश का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको जस्ट फिनिश पे क्लिक करना है और आपका ब्लेंडर यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद आप अपनी होम स्क्रीन पर जा सकते हैं या फिर अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर जाएं
या फिर आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं विंडो में ब्लेंडर 4.2 कुछ इस तरीके से। और जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करूँगा आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पे ब्लेंडर 4.2 इंस्टॉल हो चुका है। एंड जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने एक छोटा सा पाई मेन्यू आएगा। वो पाई मेन्यू क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। वो पाई मेन्यू बेसिकली जब आप फर्स्ट टाइम ब्लेंडर को इंस्टॉल करते हैं तब आपको यूजली दिखाता है, ठीक है। आपको जैसे ओके करके नेक्स्ट करके ओके कर देना है, उसके बाद आपके सामने वो जिस टाइप का यूजर इंटरफेस आ जाएगा। सो इस तरीके से गाइज आप ब्लेंडर को इंस्टॉल कर सकते हैं एंड उसको डाउनलोड करके ओपन कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, सो अब हम बात करने वाले हैं ब्लेंडर के नेविगेशन और यूजर इंटरफेस के बारे में। ब्लेंडर एक पावरफुल 3D मॉडलिंग और एनिमेशन सॉफ्टवेयर है और इसका यूजर इंटरफेस यानी कि UI इनिशियली थोड़ा इंटिमिडेटिंग लग सकता है, लेकिन अगर आप कुछ बेसिक नेविगेशंस और यूजर इंटरफेस कॉन्सेप्ट को समझ लें तो आपके लिए ये काम काफ़ी आसान हो सकता है। यहाँ मैं ब्लेंडर के इंटरफेस और नेविगेशन के कुछ की पॉइंट्स एक्सप्लेन करता हूँ। पहला की पॉइंट्स, ब्लेंडर इंटरफेस का लेआउट। 3D व्यू पोर्ट। 3D व्यू पोर्ट ये मेन एरिया है जहां आप अपने मॉडल को देखते हैं और एडिट करते हैं। यहां आप 3D ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। सेकंड आता है आउटलाइनर। ये लेफ्ट साइड पर एक हेरारिकल व्यू देता है जहां आप अपने सीन के सारे ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, मैशेस, लाइट्स, कैमरा एक्सेट्रा। यहाँ से आप ऑब्जेक्ट को क्विकली सिलेक्ट या हाइड और अनहाइड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टी पैनल। ये राइट साइड पर होता है और इसमें आप ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स, मटेरियल्स, मॉडिफायर्स और रेंडर सेटिंग्स को एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है टाइमलाइन। एनिमेशन बनाते वक्त आप ये टाइमलाइन को यूज़ करते हैं। फ्रेम सेट करने और एनिमेशन को प्लेबैक करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है एडिटर टाइप मेन्यूज़। ब्लेंडर में अलग अलग एडिटर टाइप मेन्यूज़ लाइक शेडर एडिटर, यूवी एडिटर, कंपोजिटर होते हैं जो स्पेशलाइज्ड टास्क के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो गाइस, ये बात हुई ब्लेंडर के इंटरफेस लेआउट के बारे में। अब हम बात करते हैं ब्लेंडर की बेसिक नेविगेशन के बारे में। सो ब्लेंडर की बेसिक नेविगेशन है, फर्स्ट है रोटेटिंग द व्यू, यानी कि दूसरी भाषा में अगर हम इसे बोलें तो व्यू को ऑर्बिट करना। सो व्यू को ऑर्बिट करने के लिए और व्यू को रोटेट करने के लिए मिडल माउस बटन प्रेस करें और ड्रैग करने से आप व्यू को 3D में रोटेट कर सकते हैं, जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट आता है पैन व्यू। पैन मतलब किसी भी चीज़ को खिसकाना या फिर ड्रैग करना। उसके लिए आपको शिफ्ट प्रेस करके मिडल माउस के साथ ड्रैग करने से आप अपने व्यू पोर्ट में चीज़ों को पैन कर सकते हो। हालांकि इसका मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे 3 क्यूब हैं, 1, 2, 3, एंड इन क्यूबों को अगर मान लो मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ और इस टाइम मुझे सिर्फ स्क्रीन पे एक ही क्यूब दिख रहा है, तो अगर मुझे दूसरी क्यूब को देखना है तो मैं शिफ्ट और मिडल माउस के साथ इसको ड्रैग यानी कि पैन कर सकता हूँ, और इसी का मतलब होता है पैन यानी कि खिसकाना। अब बात करते हैं जूम इन जूम आउट की। माउस स्क्रॉल से आप व्यू को जूम कर सकते हैं या फिर कंट्रोल और मिडल माउस को ड्रैग करके भी आप जूम कर सकते हैं। इसे हम सुपर जूम कहते हैं। ऑलराइट, सो आई होप आपको नेविगेशन के बेसिक्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको नहीं समझ में आए तो एक बार इस सेक्शन को आप दोबारा से रिपीट कर सकते हैं। अब बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की, उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन और मैनिपुलेशन। पहला आता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। लेफ्ट क्लिक से किसी भी ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, जस्ट आपको लेफ्ट क्लिक करना है अपने माउस में और आप अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करना है तो आपको प्रेस करना है जी फॉर ग्रेप्स, एंड जैसे ही आप उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके जी प्रेस करेंगे तो आप उस ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं, यानी कि किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी एंगल में। बट अगर आपको स्पेसिफाई एंगल में किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रैग या फिर मूव करना है तो आपको अपने कीबोर्ड में एक्स, वाई, जी यानी कि जो हमारे 3 मेजर एक्सिस होते हैं उनमें स्पेसिफाई करना होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मेरे को यहाँ पे इस क्यूब को एक्स एक्सिस में मूव करना है तो पहले मैं लेफ्ट क्लिक से इस क्यूब को सिलेक्ट करूँगा, देन मैं जी प्रेस करके इसको मूव टूल को एक्टिव करूँगा, उसके बाद मैं एक्स प्रेस करके एक्स एक्सिस में इसको डिफाइन करके मूव कर सकता हूँ। और ऐसे ही आप इन सबको एक्स या वाई या फिर जी में मूव करने के लिए अपने कीबोर्ड में स्पेसिफिक
कीज़ को प्रेस करने के बाद ये चीज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कैसे कर सकते हैं। सो रोटेट करने के लिए जो शॉर्टकट की होती है वो होती है R, और R प्रेस करते हैं वैसे ही आपका ऑब्जेक्ट रोटेट होने लग जाता है। बट इस टाइम इसे हम कहते हैं रैंडम रोटेशन। बट सेम चीज़ अगर आपको अपनी रोटेशन स्पेसिफिक डायरेक्शन में चाहिए तो आपको X, Y या फिर Z कोई ना कोई एक एक्सिस को प्रेस करना होगा। जैसे कि मैं लेफ्ट क्लिक से पहले इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद मैं R प्रेस करके रोटेशन वाली कमांड को एक्टिवेट करता हूँ, देन उसके बाद मैं Y एक्सिस या फिर Z एक्सिस प्रेस करके इसको बेसिकली रोटेट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये Z एक्सिस में परफेक्टली रोटेट हो रहा है। ऑलराइट, बट यहाँ पे एक चीज़ और है, अगर आपको स्पेसिफिक एंगल के साथ साथ स्पेसिफिक डिग्री भी यहाँ पे मेंशन करनी है, उसके लिए आप क्या करेंगे, मान लीजिए कि आपको अपने क्यूब को यहाँ पे 45 डिग्री Z एक्सिस पे मूव करना है। तो उसके लिए आप सबसे पहले लेफ्ट क्लिक प्रेस करके अपने क्यूब को सिलेक्ट करेंगे, देन R प्रेस करके उस रोटेशन वाली कमांड को एक्टिवेट करेंगे, देन Z प्रेस करके हम यहाँ पे उसको एक स्पेसिफिक एक्सिस दे देंगे। देन उसके बाद मैं अपने कीबोर्ड में या फिर नंबर पैड में प्रेस करूँगा 45, और जैसे ही मैं 45 प्रेस करूँगा आप यहाँ देख सकते हैं क्लिक करते ही या फिर एंटर करते ही मेरा यहाँ पे जो क्यूब है वो एग्जैक्टली 45 डिग्री में रोटेट हो चुका है। ठीक है, ये चीज़ आप बेसिकली मूव के साथ भी कर सकते हैं। अगर आपको पर्टिकुलर स्पेसिफिक डायरेक्शन में कितने ही मीटर में कोई ऑब्जेक्ट को खिसकाना या फिर मूव करना हो, सेम वहाँ पे भी यही ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्केल की। स्केल की जो शॉर्टकट की है वो है S की प्रेस करने से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को स्केल कर सकते हैं। बट यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस टाइम जो स्केल है वो स्पेसिफिक डायरेक्शन में ना होके तीनों डायरेक्शन में एक समान हो रहा है। यानी कि अगर मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट को लेफ्ट क्लिक करके सिलेक्ट किया, उसके बाद मैंने उसको स्केल किया, तो आप देख सकते हैं ये एक साथ स्पेसिफिकली बड़ा हो रहा है। अगर आपको स्पेसिफिक एक्सिस में यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट को स्केल करना है, जैसे कि मान लीजिए मुझे यहाँ पे इस क्यूब को स्पेसिफिक Y एक्सिस में ही स्केल करना है, तो पहले मैं लेफ्ट क्लिक करके यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा, देन S प्रेस करके स्केल वाली कमांड को एक्टिवेट करूँगा, देन मैं Y प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड में और Y एक्सिस में ये स्केल होने लग जाएगा। ऑलराइट गाइस, तो इस तरीके से बेसिकली आप अपने ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग रोटेट, स्केल और मूव भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं ब्लेंडर की कुछ शॉर्टकट कीज़ के बारे में। सो ब्लेंडर में काफ़ी सारे कमांड्स टास्क के लिए शॉर्टकट कीज़ हैं। कुछ यूज़फुल शॉर्टकट कीज़ ये हैं, जैसे कि अगर आप Shift+A प्रेस करेंगे तो न्यू ऑब्जेक्ट ऐड करने के लिए आपको ऐड मेन्यू यहाँ पे दिख जाएगा। अगर आप टैब प्रेस करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके, तो आप उसके एडिट मोड या फिर ऑब्जेक्ट मोड में टॉगल कर सकते हैं। देन उसके बाद अगर आप Ctrl+Z करेंगे तो आप अपनी लास्ट कमांड को अंडू कर सकते हैं, एंड अगर आप Shift+D करेंगे तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट कर सकते हैं, एंड F12 प्रेस करने से आप अपने सीन का रेंडर इमेज निकाल सकते हैं। हालांकि रेंडर इमेज निकालने के लिए हमें कैमरा की आवश्यकता होती है। अगर आपके सीन में कैमरा नहीं है तो आपका रेंडर नहीं निकलेगा। फिलहाल आपको सिर्फ शॉर्टकट कीज़ की मेजर चीज़ें बताने के लिए मुझे ये चीज़ समझाना पड़ा। अब हम बात करते हैं मोड्स इन ब्लेंडर, यानी कि ब्लेंडर्स में कितने मोड्स होते हैं। हालांकि ब्लेंडर में जो मेजर मोड्स होते हैं वो तो 2 ही होते हैं, पर हम यहाँ पे सारे मोड्स के बारे में बात करेंगे। पहला मोड होता है ऑब्जेक्ट मोड। इस मोड में आप ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, जैसा कि हमने अभी कुछ टाइम पहले किया, जैसे कि मूव, रोटेट एंड स्केल। ऑलराइट, एंड एडिट मोड में यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट के वर्टिसेस, एजेस और फेसेस को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट के वर्टिसेस, एजेस और फेसेस क्या होते हैं। सो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं अपनी कीबोर्ड में अगर 1 प्रेस करूँगा और अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको पॉइंट्स दिख रहे होंगे। ठीक है, सो जैसे ही मैं यहाँ पे 1 प्रेस करता हूँ अपने कीबोर्ड में तो यहाँ पे आपको चारों तरफ ऑब्जेक्ट के पॉइंट्स दिखेंगे। जैसे ही मैं 2 प्रेस करता हूँ तो आपको सिर्फ यहाँ पे एजेस दिखेंगे, और जैसे ही मैं 3 प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आप अपने ऑब्जेक्ट के फेसेस को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली 1 फॉर वर्टेक्स मोड, 2 फॉर एज मोड और 3 फॉर द फेस मोड। अगर आपको अपने एडिट मोड में अपने वर्टिसेस, अपने ऑब्जेक्ट में किसी भी मोड में स्विच करना है
तो आप इन शॉर्टकट कीज का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं 1 प्रेस करूंगा और अब मैं अपने ऑब्जेक्ट के वर्टिसेस को सिलेक्ट कर सकता हूं। अगर मैं यहाँ पे 2 प्रेस करूंगा तो इस ऑब्जेक्ट में जितने भी एजेस हैं उनको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके मैनिपुलेट कर सकता हूँ। और सेम अगर मैं यहाँ पे 3 प्रेस करूंगा तो इस ऑब्जेक्ट में जितने भी यहाँ पे बेसिकली हमारे फेसेस हैं उनको मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे बेसिकली एडिट कर सकता हूँ। ऑलराइट, सो ये हो गए हमारे मेजर ऑब्जेक्ट एंड एडिट मोड। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट मोड से आपको एडिट मोड में जाना है तो आपको टैब प्रेस करना है, एंड अगर आपको एडिट मोड से दोबारा ऑब्जेक्ट मोड में जाना है फिर भी आपको टैब प्रेस ही करना है। देन नेक्स्ट मोड आता है स्कल्प मोड। इस मोड में आप 3D स्कल्पटिंग टूल का यूज करके मॉडल में डिटेलिंग ऐड कर सकते हैं। हालांकि ये स्पेसिफिक कैरेक्टर मॉडलिंग में ज़्यादा यूज होता है, और जहाँ पे हम बेसिकली ऑर्गेनिक मॉडलिंग करते हैं यानी कि कैरेक्टर, वहाँ पे ये ज़्यादातर यूज होता है। नेक्स्ट आते हैं मोड टेक्सचर पेंट, वेट पेंट मोड। इन मोड्स में आप टेक्सचर और वेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ऑलराइट, इनके बारे में आगे डिटेल में बात ज़रूर करेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, वो है हमारा कस्टमाइजिंग द इंटरफेस। अब इसका मतलब क्या होता है गाइस, मैं आपको समझाता हूँ। ब्लेंडर में इंटरफेस को कस्टमाइज करना इजी है। आप पैनल को ड्रैग करके रिपोजिशनिंग कर सकते हैं। एडिटर टाइम मेन्यूज को अपने वर्क फ्लो के मुताबिक सेट कर सकते हैं। अगर आपको कस्टम लेआउट सेव करना है तो आप फाइल्स, डिफॉल्ट, सेव स्टार्टअप फाइल का यूज कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मुझे यहाँ पे इस स्क्रीन को स्प्लिट करना है ताकि मैं अपने ऑब्जेक्ट को या फिर अपने वर्क को और स्मूथली करने के लिए 2 टैब में डिवाइड कर सकूं। तो सबसे पहले मैं कॉर्नर पे जाऊंगा और यहाँ पे जाते ही जैसे ही मेरा आइकन चेंज होगा तो यहाँ पे मैं क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग कर दूंगा, और जैसे ही मैं ड्रैग करूंगा तो इसे हम कहते हैं स्प्लिट। अगर आपसे ये स्प्लिट नहीं हो रहा तो आपको दोबारा से कॉर्नर पे जाना है और राइट क्लिक करके जैसे ही यहाँ पे आइकन आपका चेंज होगा आपको राइट क्लिक करना है, और यहाँ पे आपसे ये पूछेगा कि आपको हॉरिजॉन्टल स्प्लिट करना है या फिर वर्टिकल। तो आपको जैसे करना है वो क्लिक करके आपके पास एक लाइन आएगी, आपको जस्ट क्लिक करना है और आपका ये व्यू स्प्लिट हो जाएगा। देन उसके बाद आप एडिटर टाइम मेन्यू में जाके यहाँ पे कोई भी एडिटर टाइम मेन्यू यूज कर सकते हैं। और अब आप देखेंगे कि हमने एक ही व्यू पोर्ट में यहाँ पे 2 अलग अलग स्क्रीन्स यूज कर दी है। अगर आप चाहते हैं कि जो लेआउट आपने अभी बनाया है कस्टम लेआउट, इसको या आप सेव करना चाहते हैं फ्यूचर के लिए, तो आपको बेसिकली फाइल पे जाना है, डिफॉल्ट्स पे जाना है और सेव स्टार्टअप फाइल करके क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, जब भी आप दोबारा ब्लेंडर को ओपन करेंगे तो आपका ब्लेंडर पहले जैसा ना दिख के ऐसे ही दिखेगा जैसे अभी आपने सेट किया है। अगर आपको इसे रीसेट करना है तो आपको दोबारा से फाइल पे जाना है, डिफॉल्ट्स पे जाना है और इस टाइम आपको करना है फैक्ट्री रीसेट। और जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका फिर से ब्लेंडर वैसे ही हो जाएगा, बट इसके बाद आपको फिर से फाइल पे जाना है, डिफॉल्ट पे जाना है एंड सेव स्टार्टअप फाइल ज़रूर करें। अदरवाइज क्या होगा कि अगर आप इसको रीसेट कर भी देंगे तो सिर्फ इस फाइल के लिए ये चीज़ रीसेट होगी, पर जब दोबारा आप ब्लेंडर खोलोगे फिर से आपको वैसे ही दिखेगा जैसे आपने पहले सेव किया था। इसीलिए आपको रीसेट फैक्ट्री करने के बाद भी आपको फाइल पे डिफॉल्ट पे जाके सेव स्टार्टअप फाइल जरूर करना है। ऑलराइट गाइस, तो अब हम बात करते हैं व्यू पोर्ट शेडिंग मोड्स के बारे में। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये सॉलिड मोड पे सेट रहता है। सॉलिड मोड मतलब बेसिक ज्योमेट्री व्यू करने के लिए मटेरियल डिटेल के बिना। बेसिकली अगर इसमें हम देखें तो अभी हमको कोई भी कलर नहीं दिख रहा, कोई भी मटेरियल नहीं दिख रहा, इसलिए इसे हम सॉलिड व्यू कहते हैं। उससे अगर आप आगे देखेंगे तो इसे हम कहते हैं वायर फ्रेम मोड। ये ऑब्जेक्ट के एज को वायर फ्रेम में देखने के लिए होता है। नेक्स्ट हमारा आता है मटेरियल प्रीव्यू मोड। इसमें आप मटेरियल को व्यू पोर्ट में देख सकते हैं, यानी कि कुछ भी कलर अगर आप ऐड करेंगे अपने ऑब्जेक्ट में तो उसे आप देख सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है रेंडर मोड। रेंडर मोड रियल टाइम रेंडर प्रीव्यू के लिए डिपेंड करता है कि आप कौन सा रेंडर इंजन यूज कर रहे हैं, ईवी या फिर साइकिल। उसके मुताबिक आप यहाँ पे बेसिकली अपने आउटपुट को देख सकते हैं। अगर आप इन बेसिक नेविगेशन और इंटरफेस एलिमेंट को समझ लेते हैं तो आप ब्लेंडर में कॉन्फिडेंटली काम कर सकेंगे। प्रैक्टिस के साथ और भी कॉम्प्लेक्स टास्क को एक्सप्लोर और मास्टर कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे हमारा ब्लेंडर नेविगेशन और यूजर इंटरफेस कंप्लीट होता है एंड हमारे जो चैप्टर 1 है वो भी यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट होता है। तो गाइस, आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के लिए जितने भी चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई गई हैं आपको उनका रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता तो आप डायरेक्टली जाके वीडियो में देख सकते हैं एंड उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं।
सेकंड चीज़ गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। ऑलराइट, सो अभी तक हमने सीखा ब्लेंडर का यूजर इंटरफेस एंड नेविगेशन के बेसिक्स, जैसे कि मूव करना, रोटेट करना, स्केल करना। अब हम बात करने वाले हैं कुछ और चीज़ों की कि कैसे हम चीज़ों को एक्सट्रूड कर सकते हैं, कैसे हम उन एक्सट्रूड करके कैसे हम चीज़ों को इंसर्ट कर सकते हैं एंड हम बेसिक चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। तो हम एक छोटा सा सिंपल प्रोजेक्ट करेंगे जो कि आप मेरे साथ अलॉन्ग विद इस पूरी वीडियो में करेंगे, जिसमें हम एक बेसिक कप, टेबल और चेयर तीनों मॉडल बनाना सीखेंगे और इसी के साथ साथ हमें ब्लेंडर के बेसिक 3D मॉडलिंग के बारे में भी नॉलेज हो जाएगी। फिर हम आगे बात करेंगे मॉडिफायर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं अपना शॉर्टकट VR को इनेबल कर लूँगा ताकि आपको कीज़ दिख जाए मैं कौन सी कीज़ प्रेस कर रहा हूँ ऑन माई स्क्रीन, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको अब बताने वाला हूँ कि हम कैसे चीज़ों को एक्सट्रूड कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को इंसर्ट कर सकते हैं। अब कई लोगों को नहीं पता होगा कि एक्सट्रूड बेसिकली होता क्या है। तो एक्सट्रूड मतलब होना है कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट से उसका नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को निकालना या फिर उसको एक्सट्रूड करना, मतलब कि बढ़ाना। मैं फ़िलहाल के लिए कैमरा और लाइट को डिलीट कर रहा हूँ एंड उसके बाद ये मेरा क्यूब है और मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ एंड आपको मैंने पहले ही बताया है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के एडिट मोड में जाना है तो आपको टैब प्रेस करना है और अगर एडिट मोड से ही बाहर आना है तो आपको टैब प्रेस करना है। और हम एडिट मोड में क्यों जाते हैं? अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की मैश प्रॉपर्टी को बेसिकली एडिट करना हो। अभी तक हम इसके ऑब्जेक्ट मोड में हैं जो कि आपको यहाँ पे ऊपर दिख रहा होगा, बट इसमें हम क्या कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट मोड में किसी भी चीज़ को रोटेट कर सकते हैं, R प्रेस करके स्केल कर सकते हैं या फिर हम उसको मूव कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ऑलराइट, बट यहाँ पे अगर हमें इसकी कोई भी मैश प्रॉपर्टी को या फिर इसमें कोई भी डिफॉर्मेशंस करनी हो तो हमें उसके लिए इसके एडिट मोड में जाना पड़ता है। ऑलराइट, सो एडिट मोड में जाने के लिए हम प्रेस करेंगे टैब और टैब प्रेस करके आप देखोगे अभी हमारे ऑब्जेक्ट के सारे पॉइंट्स दिख रहे हैं, मतलब कि इन्हें हम वर्टिसेस कहते हैं। इसका मतलब कि अभी ये वर्टेक्स मोड पे है। अगर मैं 2 प्रेस करूंगा तो यहाँ पे बेसिकली हमारा एज मोड आ जाएगा और अगर मैं 3 प्रेस करूंगा तो हमारा बेसिकली फेस मोड आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि एक्सट्रूड बेसिकली होता क्या है। सो एक्सट्रूड मतलब होता है किसी एक ऑब्जेक्ट से दूसरा ऑब्जेक्ट निकालना, मतलब कि उसका एक ऑब्जेक्ट और क्रिएट करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी फिलहाल के लिए मैं फेस मोड पे हूँ और मैंने यहाँ पे एक फेस को सिलेक्ट कर लिया है। आप कोई सा भी फेस सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला फेस सिलेक्ट किया और मैं प्रेस करने वाला हूँ E। तो जैसे ही मैं E प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे चीज़ें हमारी एक्सट्रूड हो रही है, मतलब कि अब एक ऑब्जेक्ट से एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। और इस सिलेक्टेड फेसेस को अब आप स्केल भी कर सकते हो, रोटेट भी कर सकते हो और मूव तो हमने इसको किया ही है एक्सट्रूड करने के बाद। तो अगर मुझे इसे छोटा करना है तो मैं S प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे ये स्केल होके छोटा हो गया कुछ इस तरीके से। एंड इसी के साथ साथ आप सिर्फ फेस को नहीं, एज को भी और वर्टेक्स को भी एक्सट्रूड कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे एज मोड पे गया और मैंने इसमें से कोई भी एक एज को सिलेक्ट कर लिया, अगर मैं E प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा एज एक्सट्रूड हो रहा है। मैं फिर से E प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा एज एक्सट्रूड हो रहा है। एंड इसी के साथ साथ आप किसी वर्टेक्स को भी एक्सट्रूड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे वर्टेक्स मोड में जाऊँगा, या तो आप 1 प्रेस कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप बेसिकली वर्टेक्स मोड में जाइए और उसके बाद आप उसको कोई भी वर्टेक्स को सिलेक्ट करिए। जितने वर्टेक्सेस आप सिलेक्ट करोगे, 1 करेंगे तो 1 होगा, 2 करेंगे तो 2 होगा। सेम एज के साथ भी ऐसी, अगर 1 एज सिलेक्ट करेंगे तो 1 होगा, 2 करेंगे तो 2 होगा। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे 2 सिलेक्ट करें। अगर मैं 1 के साथ करता हूँ तो मैंने E प्रेस किया और मैंने एक्सट्रूड किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बेसिकली हमारा सिर्फ वर्टेक्स यहाँ पे एक्सट्रूड हो रहे हैं। ऑलराइट, सो आई होप आपको एक्सट्रूड का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह समझ में आ गया। एक्सट्रूड मतलब होता है किसी एक ऑब्जेक्ट से उसी का सेम सिमिलर ऑब्जेक्ट निकालना, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंसर्ट के बारे में। तो मैंने टैब प्रेस करके एडिट मोड से बाहर आया, फिर से मैंने यहाँ पे क्यूब ऐड करा और कोई भी ऐड करने के लिए चीज़ों को ले आपको या तो आप शिफ्ट A प्रेस करेंगे या फिर आप ऐड मेन्यू में जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप मैश प्रॉपर्टी से कोई भी यहाँ पे बेसिक अपने ऑब्जेक्ट्स ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे मैं क्यूब ऐड करूँगा तो फिर से हमारे सीन में एक क्यूब आ चुका है। और डिलीट करने के लिए आप X प्रेस कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली डिलीट बटन भी प्रेस कर सकते हैं। जब आप X प्रेस करेंगे तो आपको पहले ये एक वार्निंग देगा कि डिलीट सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ये आपसे कंफर्म करेगा। अगर आप डायरेक्टली कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करते हैं तो आपसे कोई भी कंफर्मेशन नहीं पूछी जाएगी, डायरेक्ट चीज़ों को डिलीट कर देगा। तो फिलहाल मैं Ctrl Z करता हूँ और फिर से टैब प्रेस करके एडिट मोड में जाता हूँ। तो अभी तक हमने सीखा बेसिकली एक्सट्रूड करना। तो फिर से मैं फेस मोड में आ जाता हूँ और मान लीजिए मेरे को फिर से इस फेस को एक्सट्रूड करना है, बट इस समय मेरे को उसको एक्सट्रूड ऐसे नहीं कि एग्जैक्टली सेम साइज़ का नहीं, मुझे थोड़ा छोटे साइज़ का इसको बेसिकली एक्सट्रूड करना है। छोटे साइज़ से मेरा मतलब है कि मान लीजिए मेरे को इसको बेसिकली इतना करके फिर इसको एक्सट्रूड करना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक कमांड होती है जिसे हम कहते हैं इंसर्ट।
इंसर्ट हम कैसे कर सकते हैं, अगर आप अपने कीबोर्ड में आई प्रेस करेंगे एडिट मोड में जाके तो आप देखेंगे कि आपको एक लाइन से दिखेगी, और जैसे आप उसको आगे को करेंगे तो आप देखोगे कि एक मैश के अंदर एक नया मैश क्रिएट हो रहा है, और इसे हम कहते हैं इंसर्ट। तो मान लो आपको जितना भी साइज़ का चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे इतना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे इसे क्लिक कर दिया और अब आप देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं दोबारा से ई प्रेस करूँगा और उसके बाद आप कोई एक्सिस भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। जैसे अभी मुझे वाई एक्सिस पे चाहिए तो वाई पे होगा, अभी मुझे एक्स पे चाहिए तो मैं इसको एक्स पे करूँगा, देखिए, और ये देखो मेरा एक्सट्रूड हो रहा है। जितना भी बड़ा आपको चाहिए उतना बड़ा आप कर सकते हैं। सेम चीज़ फिर आपको इसको स्केल करना है तो आप एस प्रेस करिए और इसको आप स्केल कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखिए किसी भी फेसेस को इंसर्ट कर सकते हैं। मान लो आपने ये किया और आप इसको बाहर को ही नहीं अंदर को भी एक्सट्रूड कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ओके, एंड उसके बाद जाके आप उसको स्केल भी कर सकते हैं अंदर ही अंदर। अभी आगे मैं आपको जब मॉडल बनाऊंगा तब आपको ये चीज़ समझ में आएंगे अच्छे से कि कैसे हम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं रियल मॉडलिंग में। ऑलराइट, तो अब यहाँ देख सकते हैं हम एक्सट्रूड करना भी सीख गए और इंसर्ट करना भी सीख गए हैं। अब हम बात करते हैं कुछ और टूल की जो कि हमारे आगे मॉडलिंग में काफ़ी काम आने वाली हैं। तो फिलहाल के लिए फिर से मैं इसको डिलीट करता हूँ और यहाँ पे फिर से एक क्यूब लेता हूँ। मैं यहाँ पे फिर से एक क्यूब लिया और यहाँ पे मैं एडिट मोड में गया और प्रेसिंग द टैब। उसके बाद फिर से यहाँ पे बेसिकली मैं कुछ और एडिट करके दिखाऊंगा। हमने इंसर्ट सीख लिया, हमने एक्सट्रूड सीख लिया। अब मैं बात करने वाला हूँ लूप कट्स के बारे में। अब ये लूप कट्स बेसिकली होते क्या हैं और ये लूप कट्स की आवश्यकता में पड़ती क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि ये लूप कट्स होते क्या हैं। देखो, लूप कट्स मतलब होता है कि अगर अभी आप देख सकते हैं कि अगर आपको इस ऑब्जेक्ट में किसी भी फेस को इंसर्ट करना है या फिर इसको एक्सट्रूड करना है तो आपको ये पूरा फेस सिलेक्ट हो रहा है, उसके बाद ये पूरा ही आपका देखेंगे एक्सट्रूड हो जा रहा है। पर मेरी रिक्वायरमेंट यहाँ पे सिर्फ इतनी सी है कि यहाँ पे मुझे इतने ही हिस्से को बेसिकली से एक्सट्रूड करना है, यानी कि इसको आगे को खींचना है। ठीक है ना, तो फिर मैं कैसे करूँगा, क्योंकि यहाँ पे तो अभी जब मैं फेस में जाके इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे बेसिकली सिर्फ एक ही फेस हमारा सिलेक्ट हो रहा है। तो अब इसको हम कैसे ऐसे करें कि हमको सिर्फ आधा ही पार्ट इसका सिलेक्ट हो, तो उस जगह पे हमारा काम आता है लूप टूल बेसिकली। ठीक है, लूप टूल मैनुअली यहाँ पे जाके भी यूज़ कर सकते हो या फिर मैं आपको जो शॉर्टकट की बता रहा हूँ आप उसके साथ करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। देखो, लूप टूल को यूज़ करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है इनिशियल स्टेज पे, बट जैसे ही आप उसके कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो आपको लूप टूल बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या करना है आपको, ध्यान से देखिएगा। आपको जिस भी ऑब्जेक्ट के अंदर लूप कट डालने या फिर लूप टूल डालने, लूप टूल मतलब होता है कि अगर आप इस मैश को सब डिवाइड कर देंगे, मतलब कि इसमें और एजेस डाल देंगे बीच में, तो हम उन एजेस के बीच के जो फेसेस बनेंगे उनको भी हम सिलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, और इसी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमें यहाँ पे बेसिकली लूप कट को डालना पड़ रहा है। ठीक है, तो लूप कट डालने का शॉर्टकट की है Ctrl+R। जैसे ही आप Ctrl+R प्रेस करेंगे, अभी आपको कोई भी चेंजेस होते हैं यहाँ पे नहीं दिख रहे होंगे, पर मैंने यहाँ पे Ctrl+R प्रेस कर दिया है। जैसे ही मैं Ctrl+R प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे कि अभी कोई चेंजेस नहीं दिख रहे, पर जैसे ही मैं इस क्यूब के ऊपर हवर करूंगा तो आप देखोगे मुझे एक ओवरले यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, एक ऐसे हॉरिजॉन्टल में और एक ऐसे वर्टिकल में। ओके, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमें बता रहा है कि अगर इस पे आप लूप टूल मतलब कि एक एज लगाओगे तो वो कैसा दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली अभी आपको एक सिंगल यहाँ पे एज लूप दिख रहा है, बट अगर आपको यहाँ पे मल्टीपल एज लूप चाहिए देन आप कैसे करोगे, तो आपको पहले किस एक्सिस पे चाहिए, आपको ऐसे चाहिए, आपको ऐसे चाहिए। ठीक है, पहले आप वो डिसाइड कर लें। जब आपका वो डिसाइड हो जाएगा तब आप यहाँ पे बेसिकली क्या करेंगे, अपने स्क्रॉल को थोड़ा सा आगे को इंक्रीज करेंगे। जैसे आप अपने स्क्रॉल को देखो आगे को करेंगे तो आप देखोगे कि इसके अंदर 2 प्रीव्यू दिखाने लग गया। जैसे मैं थोड़ा सा और आगे करूंगा फिर ये 3 दिखाने लग गया। जो आपका मिडिल माउस है, आपके माउस का जो स्क्रॉल व्हील है, उसको मैं आगे को कर रहा हूँ तो इसमें काउंट बढ़ रहा है। अगर मैं पीछे को करूंगा तो काउंट अभी हमारा कम हो रहा है। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, अभी ये सिर्फ प्रीव्यू दिखा रहा है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे बढ़ाया तो यहाँ पे भी ये सेम वही प्रीव्यू दिखाएगा। अभी ये ओरिजिनली यहाँ पे स्टेबल नहीं हुआ है। तो जैसे ही आप अपने लूप कट के काउंट से सेटिस्फाई हैं या फिर आपको लगता है कि हाँ मैं संतुष्ट हूँ, मुझे इतने ही यहाँ पे लूप कट चाहिए, तो आपको एक बार क्लिक करना है। जैसे ही आप अपने लेफ्ट माउस से क्लिक करेंगे तो उसका जो एरो है आप देख सकते हो, कुछ ऐसे एरो वाला आइकन आपको यहाँ पे बना हुआ आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अब आपको इसे आप ऑफसेट कर सकते हो कि आपको लेफ्ट ले जाना है या फिर आपको राइट लेके जाना है। ठीक है, अगर आपको लेफ्ट टू राइट इसको ऑफसेट करना है तो आप इसे कर सकते हैं। अगर आपको नहीं करना तो आपको एक बार राइट क्लिक प्रेस करना है और आप देखेंगे कि आपके जो भी लूप कट है वो यहाँ पे ओरिजिनली सेट हो चुके हैं। अगर अब मैं यहाँ पे फेस में जाऊँगा तो आप देख सकते हैं अभी तक जो पूरा एक बड़ा सा फेस सिलेक्ट हो रहा था, अब हमारा एक सेक्शन यहाँ पे सिलेक्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं हम अलग अलग फेसेस को
अलग अलग करके एक्सट्रूड कर सकते हैं। यानी कि अगर मान लो मेरे को इसको थोड़ा सा एक्सट्रूड करना है तो पहले मैं इसको हल्का सा इंसर्ट कर देता हूँ, या फिर पहले इंसर्ट करते हैं प्रेसिंग दी आई, हल्का सा इंसर्ट किया और अब मैं इसको ई प्रेस करके ई और वाई, ई मतलब एक्सट्रूड और वाई मतलब यहाँ पे वाई एक्सिस है। ठीक है, एक्सिस को जानने का एक तरीका मैं आपको और बता दूं कि यहाँ ऊपर आप गिज्मो देख सकते हैं। ठीक है, जो रेड कलर हमारा रहता है बेसिकली वो ऑलवेज हमारा एक्स एक्सिस के लिए रहता है, जो हमारा ग्रीन कलर रहता है वो ऑलवेज हमारा वाई एक्सिस के लिए रहता है, और जो हमारा ब्लू कलर रहता है ये ऑलवेज हमारा जेड एक्सिस के लिए रहता है। चाहे आप ये ब्लेंडर यूज़ करें या कोई भी स्टैंडर्ड 3D सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उसमें भी आपका यही यूज़ होगा। तो ये चीज़ आपको याद करनी है। इन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में RGB जो हमारे प्राइमरी कलर्स होते हैं उनको हम यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, तो मैं इसको हल्का सा एक्सट्रूड करूँगा तो आप देखेंगे अभी आराम से एक्सट्रूड हो रहा है परफेक्टली, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो ऐसे आप बेसिकली लूप कट ऐड करके किसी भी ऑब्जेक्ट में बेसिकली क्या कहते हैं उसके मैश को सब डिवाइड कर सकते हैं, और वहाँ पे आप उसकी मैश को डिफॉर्म करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, या कह सकते हो कि उसकी जो एक सीमाएं होती हैं उसको आप इंक्रीज़ कर सकते हो, उनकी जो प्रोबेबिलिटी है उनको इंक्रीज़ करके आप उसको और अच्छा कर सकते हो। अब लूप टूल डालने का फ़ायदा क्या हुआ कि अगर आपको मान लो अभी तक हम सिर्फ फेसेस में कर रहे हैं एडिट, मान लो आपको वर्टेक्सेस में कोई चेंजेस करने हैं, फॉर एग्जांपल मैं वर्टेक्स मोड में गया, मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज करनी है तो मैं एक पर्टिकुलर वर्टेक्स को सिलेक्ट करके भी ऐसे मूव कर सकता हूँ, देखो इस तरीके से। ठीक है, तो आप इसमें अगर आपको एज करना है तो आप देखो पर्टिकुलर एज को भी यहाँ पे मूव कर सकते हो। तो कहने का मतलब है जब आपका ऑब्जेक्ट सब डिवाइड हो जाता है उसके बाद आप उसमें डिफॉर्मेशन कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो, उसके अंदर एडिट कर सकते हो, उसमें अंदर एक नई शेप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे काम करता है हमारा ये लूप टूल। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लूप टूल हमारा कैसे काम करता है। चलिए फिलहाल बेसिक के लिए इतना काफ़ी है, अब हम आते हैं अपने प्रोजेक्ट्स पे कि प्रोजेक्ट एग्जैक्टली हमारे कैसे काम करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बनाने वाले हैं एक छोटा सा कप। बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल सा है, और आपको अलॉन्ग विद दिस वीडियो आपको साथ साथ में बनाना है। और नीचे आपको एक नंबर फ्लैश हो रहा है और आपको एक ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है। आप या तो इस ईमेल आईडी पे या फिर इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप करके अपनी प्रोग्रेस शेयर कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट सेशन। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक छोटा सा कप। देखो अभी तक मैं आपको सिर्फ बता रहा था कि आप ऐड मेन्यू में जाके क्यूब लीजिए, पर ऐसा नहीं है। अगर आप शिफ्ट ए प्रेस करते हैं या फिर आप ऐड बटन पे जाते हैं तो आपको यहाँ पे और भी प्रिमिटिव्स मिलते हैं। जैसे मैं शिफ्ट ए प्रेस कर रहा हूँ, जैसे ही मैं मैश सेक्शन में गया तो यहाँ पे मुझे एक प्लेन दिख रहा है, क्यूब है, सर्कल है, यूवी स्फीयर है, आइको स्फीयर है, सिलेंडर है और कोन एंड टोरस है। ठीक है, यहाँ पे ग्रिड और मंकी भी हमारे यहाँ पे मिलता है। तो ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं इन्हें हम कहते हैं बेसिक प्रिमिटिव्स। ये हमको हर एक 3D सॉफ्टवेयर में मिलते हैं जो स्टैंडर्डाइज होता है, एंड यही आपका बेसिक किसी भी मॉडलिंग का एक बेसिक कोर है। अगर आपको कोई भी एक बड़ी गाड़ी बनानी है तब भी आपको इनमें से कोई एक ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। अगर आपको एक ह्यूमन बनाना है तब भी इसमें से आपको कोई एक ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। अगर आपको कुछ भी मॉडल करना है तो इन बेसिक प्रिमिटिव्स को लेके ही आप बेसिकली मॉडलिंग कर सकते हो। तो सबसे मेजर चीज़ आपको ये ध्यान रखना है, कुछ भी आपको मॉडल करना है ये आपके बेसिक प्रिमिटिव्स उसमें इनिशियल स्टेज में काम आएंगे। तो जैसे हमें अभी क्या मॉडल करना है, एक छोटा सा कप। तो कप को मॉडल करने के लिए हम क्या लेंगे, यहाँ पे सिलेंडर लेंगे। जैसे ही मैंने यहाँ पे सिलेंडर लिया तो हमारी आधी जो एक बेसिक एक जो सोल्यूशन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है कि कप हमारा जो मोरलस बेसिकली गोल होता है और इस टाइप का ही हमें दिखता है। तो मान लीजिए मैं फ्रंट व्यू में आया और यहाँ पे मुझे कप का जो हाइट है वो काफ़ी ठीक लग रही है, मतलब जो इसकी जो लेंथ है वो काफ़ी ठीक है। बस मुझे थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई करना है अकॉर्डिंग टू अपने हिसाब से। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले कि मैं इसके एडिट मोड में जाऊँगा। एडिट मोड में जाने के बाद एडिट मोड में जाने के लिए आपको टैब प्रेस करना है और उसके बाद मुझे यहाँ पे थोड़ी सी डेप्थ चाहिए। ठीक है, अब डेप्थ कैसे आएगी भला, क्योंकि अभी तक तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि आपको कोई भी ऐसी चीज़ यहाँ पे दिख नहीं रही जिसमें इसको डेप्थ आए। अब आप बोलोगे ठीक है मैं इसमें एक काम करता हूँ, इंसर्ट कर देता हूँ, 3 प्रेस करूँगा या फिर फेस मोड में जाके मैं इसको ऐसे इंसर्ट करता हूँ, फिर मैं इसको ऐसे एक्सट्रूड करता हूँ और आप देखोगे तो मेरे को यहाँ पे डेप्थ मिल गई। ओके, वेल इन गुड है, ये तरीका भी आपका काफ़ी हद तक अच्छे से काम करेगा। पर हम थोड़ा प्रोफेशनल सीखेंगे और अब हम ऐड करेंगे इसमें कुछ मॉडिफायर्स को भी। अब आप बोलोगे ये मॉडिफायर क्या चीज़ होती है, तो मैं फिलहाल Ctrl+Z करता हूँ सबसे पहले, और जो हमारा ऊपर वाला फेस है इसको मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है, इसको मैं डिलीट करता हूँ कुछ इस तरीके से। मैंने यहाँ पर डिलीट किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास एक कुछ खाली ऑब्जेक्ट, एक खाली आप कह सकते हो कि कप दिख रहा है जिसके अंदर कोई भी डिटेलिंग यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे आपसे बात करी कि हम मॉडिफायर्स यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये मॉडिफायर्स होते क्या है और ब्लेंडर में ये कहाँ पे आपको मिलते हैं। तो देखो मॉडिफायर के लिए आपको ये जो छोटा सा गियर आइकन है यहाँ पे आपको जाना पड़ता है
और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऐड मॉडिफायर्स। देखो मॉडिफायर मतलब होता है कि अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट में कोई भी न्यू चीज़ चाहिए या फिर कोई भी चीज़ ऐड करनी हो या उसको मॉडिफाई करना हो या उसमें कोई चीज़ ऐड करनी हो, सब्सट्रैक्ट करनी हो या उसमें कोई डिफॉर्मेशन करनी हो, तो मॉडिफायर एक ऐसे टूल होते हैं जिनके अंदर कुछ इनबिल्ट फीचर्स होते हैं जो हमको हेल्प करते हैं चीज़ों को और जल्दी क्विकली करने के लिए। जैसे कि देखो मुझे अभी इसके अंदर थिकनेस चाहिए, बट अगर मैं इसको मैनुअल थिकनेस देने जाऊंगा तो मुझे समय लग सकता है। बट मॉडिफायर एक ऐसा ऑप्शन है जो आप कह सकते हो कि एज अ प्रीसेट कह लो, एज अ प्लगइन कह लो, कुछ भी कह लो, ये यहाँ पे आपको थोड़ा सा चीज़ों में एड ऑन करता है। ठीक है, अब जैसे आप ऐड मॉडिफायर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बेसिकली 5 टाइप के या 6 टाइप के यहाँ पे मॉडिफायर्स दिखेंगे और ऊपर आपको यहाँ पे एक सर्च का आइकन दिखेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो एडिट है बेसिकली ये आपके ऑब्जेक्ट के जितने भी फेसेस होते हैं, नॉर्मल्स होते हैं, यूवीज होते हैं, उनको एडिट करने के काम करता है। अगर आप जनरेट पे जाएंगे तो यहाँ पे आप एक ऑब्जेक्ट से मल्टीपल ऑब्जेक्ट को जनरेट कर सकते हो, जैसे कि एरे है, बेबल है, बुलियन है, ठीक है, मिरर है, ये सब कुछ मेजर ऑब्जेक्ट है, जैसे सॉलिडिफाई है और सब डिविजन सरफेस है। फिर आता है डिफॉर्म, जैसे चीज़ों को बैंड करना हो या फिर उसमें क्या कहते हैं डिस्प्लेस करना हो, लैटिस करना हो, श्रिंक रैप करना हो, स्मूथ करना हो, तो यहाँ पे बेसिकली वो डिफॉर्म हमारा काम आता है। फिर आते हैं नॉर्मल्स पे, किसी भी ऑब्जेक्ट की फेसेस की नॉर्मल्स को सही करना, डायरेक्शन को सही करना, ये सब बेसिकली थोड़ा एडवांस के पार्ट है, पर मैं सेक्शंस में है तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट कर रहा हूँ। फिर आते हैं फिजिक्स का, फिजिक्स में हमारा क्लॉथ आ जाता है, डायनेमिक है, एक्सप्लोड है, फ्लूइड है, ओशंस है, ये सब आगे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, अभी हमें इसमें चाहिए बेसिकली क्या, थिकनेस, मतलब कि हमें इसी ऑब्जेक्ट से एक नया ऑब्जेक्ट जनरेट करना है। तो हम कहाँ जाएंगे, डायरेक्टली ऐड मॉडिफायर में जनरेट के अंदर यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा सॉलिडिफाई। तो जैसे अभी सॉलिडिफाई को ऐड करेंगे तो आप देखोगे कि आपका जो कप है उसके अंदर आपको थोड़ी सी थिकनेस दिखेगी। देखो जैसे ही मैं यहाँ पे गया और मैंने यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट को आपको सिलेक्ट करना है जिसमें आपको बेसिकली ये लगाना है, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, मैंने यहाँ पे सॉलिडिफाई पे जैसे ही क्लिक किया तो आप देखोगे कि आपको हल्की सी इसमें थिकनेस दिख रही है, और यहाँ से आप देखोगे हल्की से अगर थिकनेस आप बढ़ाओगे, यस, तो उसकी थिकनेस बढ़ गई और काफ़ी हद तक मुझे जो थिकनेस है वो सही लग रही है। ठीक है, तो आई एम हैप्पी विद दिस थिकनेस, मुझे इसमें कोई समस्या नहीं है, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड मेरा जो कप का एक बेसिक जो है एक जो सेक्शन है यहाँ पे वो क्रिएट हो चुका है। मैं एक काम करता हूँ, उसको 18 कर देता हूँ, 18 इज़ अ गुड। ठीक है, अब हमारा कप तो रेडी हो चुका है, बट अब हमें इसको क्या करना है, हैंडल्स बनाने हैं। तो हम हैंडल्स कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ, पर उससे पहले आप लोग देख रहे होंगे कि जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ की प्रेस कर रहा हूँ तो आप देखोगे मेरे को यहाँ पे एक पाइप मेन्यू यहाँ पे दिख रहा है, और इसमें मैं जैसे ही फ्रंट पे जा रहा हूँ तो मैं फ्रंट पे आ जा रहा हूँ, जैसे मेरा मन कर रहा है मैं पर्सपेक्टिव पे आ जा रहा हूँ। तो ये मैं कैसे कर पा रहा हूँ ये मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर आपको ब्लेंडर में मॉडलिंग करनी है तो आपको व्यूज़ के अंदर स्विच करना बहुत अच्छे से आना चाहिए, और ब्लेंडर में व्यूज़ स्विच करने के लिए टैब के ऊपर आपको एक टिल्टेड की मिलती है, वो आपको प्रेस करनी है। जैसे ही मैं उसको प्रेस करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे हमें पूरे ये व्यूज़ के सेक्शन मिल रहे हैं। आपको जिस भी व्यू में जाना है उसमें आप जा सकते हो। अगर आपको व्यू सिलेक्टेड में जाना है तो आपको व्यू सिलेक्टेड में आ जाएंगे, अगर आपको फ्रंट में जाना है तो आप फ्रंट में आ जाओगे, अगर आपको टॉप पे जाना है तो आप टॉप पे जाइए, बस आपको वो टिल्टेड की यहाँ पे प्रेस करनी है। ठीक है, अब हमारा कप रेडी हो चुका है। अब हम बात करते हैं कि इसको हम हैंडल है वो कैसे बना सकते हैं। अभी हम बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर हैंडल नहीं बनाएंगे, अभी हमने एक्सट्रूड सीखा है तो हम उसी तरीके से यहाँ पे बेसिकली क्या करेंगे, हैंडल्स को बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसके एडिट मोड में जाएंगे। पहले मैं फ्रंट व्यू में आता हूँ, ठीक है, फिर मैं एडिट मोड में जाऊँगा और सबसे पहले यहाँ पे मैं एक लूप कट लगाऊंगा। क्यों लूप कट लगाऊंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे हैंडल को एक्सट्रूड करने के लिए लूप कट चाहिए। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल R प्रेस करूँगा तो मुझे ये दिखाएगा प्रीव्यू कि आपको लूप कट कहाँ पे चाहिए। तो मैंने कहा जी मुझे यहीं पे एक लूप कट चाहिए, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अब मेरे पास एक लूप कट तो आ चुका है, पर मुझे यहाँ पे 2 लूप कट चाहिए। कहाँ पे, एक लूप कट मुझे चाहिए यहाँ पे, एक लूप कट चाहिए मुझे यहाँ पे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे काम आता है हमारा बेबल। ठीक है, बेबल कैसे होता है, देखो जैसे ही मैं कंट्रोल B करूँगा, ठीक है, कंट्रोल B एज को सिलेक्ट करके, अब आपका ये एज पूरा कैसे सिलेक्ट होगा, ऑल्ट एंड लेफ्ट क्लिक आपको डबल क्लिक करना है तो आपका ये पूरा जो एज है वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप कंट्रोल B करेंगे, ये होता है बेबल की शॉर्टकट की, और जैसे आप इसको ड्रैग करेंगे तो आपका एक ऑब्जेक्ट से दूसरा ऑब्जेक्ट बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एक तरह से स्प्लिट हो गया और मुझे यहाँ पे ठीक लग रहा है, दैट्स इट। मेरे यहाँ पे बेसिकली 2 एज आ चुके हैं कुछ इस तरीके से। मैं दोबारा से फ्रंट व्यू में जाऊंगा और यहाँ पे मैं फेस मोड में जाऊंगा और यहाँ पे मैं एक फेज इसको सिलेक्ट कर लूँगा और एक फेज में शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट कर लूँगा। ये मैंने ऐसा क्यों किया, ताकि अगर मैं इसको हल्का सा घुमाऊंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ पे बेसिकली ये इसका सेंटर है। तो मुझे इन दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है कुछ इस तरीके से, और मुझे यहाँ पे इनको क्या करना है, एक्सट्रूड करना है।
बट एक्सट्रूड करने से पहले मैं इसको क्या करूँगा, इंसर्ट करूँगा। तो पहले मैं सिर्फ इन 2 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा, बेसिकली 2 फेसेस को सिलेक्ट करूँगा, फिर मैं आई प्रेस करूँगा और मैं इसको इंसर्ट करूँगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर लिया। अब देखो यहाँ पे मैंने कितना इंसर्ट किया मुझे वैसे एग्जैक्टली उसका आइडिया नहीं है, हालांकि यहाँ पे अगर आप नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे एक अमाउंट दिखाता है, या तो इस अमाउंट को आप कॉपी कर लें, ठीक है, या फिर आप क्या करें कि कुछ भी और चेंज ना करें, डायरेक्टली नीचे वाले फेस को फिर से सिलेक्ट करें और इस बार आप शिफ्ट आर प्रेस कर दें। और जैसे ही आप शिफ्ट आर प्रेस करेंगे तो ये क्या करता है, बेसिकली जो भी आपने लास्ट कमांड यूज़ करी रहती है वो वही एग्जैक्टली सेम कमांड उन सेम वैल्यू के साथ आपने जो दूसरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करा होता है उसमें भी बेसिकली ये ऐड कर देता है। इसे हम कहते हैं रिपीट कमांड या फिर लास्ट रिपीट बेसिकली। ठीक है, इतना करने के बाद अब आप दोनों को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। आप फ्रंट व्यू में आएंगे, पाई मेन्यू पे ऊपर जाके उसके बाद आप ई प्रेस करेंगे और एक्सट्रूड करेंगे कुछ इस तरीके से। हल्का सा आपने एक्सट्रूड करा, वेल एंड गुड है। ठीक है, थोड़ा सा और करते हैं, नहीं थोड़ा पहले छोटा करते हैं, इतना करते हैं, फिर एक बार और एक्सट्रूड करते हैं प्रेसिंग द ई, इस बार ऐसे करते हैं, दैट्स इट। ठीक है, इतना करने के बाद अब आप देखोगे यहाँ पे बेसिकली हमारे कुछ इस तरीके से एक हैंडल का शेप आ चुका है। अब हमें बेसिकली क्या करना है, इस वाले पार्ट को सिलेक्ट करना है और इस वाले पार्ट को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे क्या है कि आप एक्सट्रूड भी कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे एक नया ऑप्शन आपको मैं बताने वाला हूँ जिसे हम कहते हैं ब्रिज बेसिकली। ठीक है ना, ब्रिज कैसे कर सकते हैं, उसमें क्या होता है कि आपको पहले ये 2 फेस सिलेक्ट करने हैं, फिर आपको ये 2 फेस सिलेक्ट करने हैं, उसके बाद आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ब्रिज फेसेस। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये जो 2 फेसेस हैं बेसिकली आपस में जुड़ जाएंगे और आपका जो हैंडल है बेसिकली यहाँ पे वो रेडी हो चुका है बन के। और आप देखोगे आपका एक बेसिक कप यहाँ पे रेडी हो चुका है जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो गाइज आपको ये बनाना है और मुझे दिखाना है। ठीक है, तो हमारा कप यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने जाएंगे सीन कलेक्शन में, ये हमारा सीन कलेक्शन है। ठीक है, ये हमारा कलेक्शन है जिसके अंदर हमारा एक सिलेंडर है। तो इस कलेक्शन का नाम हम क्या करेंगे, जो कि बाय डिफॉल्ट बना हुआ है पहले से, इसका हम डबल क्लिक करेंगे, इसका हम नाम रख देंगे कप। ठीक है, और नीचे भी हम इसका भी नाम रखेंगे कप। तो हमारा पहला कलेक्शन रेडी हो चुका है कप के नाम से, इसको मैं मतलब बंद कर दूंगा और हमारा ये बन चुका है। अब हमें नया कलेक्शन बनाना है क्योंकि अब हमें बनानी है टेबल। तो टेबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे और उसको हल्का सा ऐसे मूव करके यहाँ रख देंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, मूव करने के बाद हमने यहाँ रख दिया। अब यहाँ पे एक नया कलेक्शन हम बनाएंगे, या तो आप यहाँ से बना सकते हैं या आप राइट क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं राइट क्लिक करके बना सकता हूँ न्यू कलेक्शन। इसका मैं नाम पहले से रख देता हूँ टेबल कुछ इस तरीके से, और मेक श्योर कि ये आपका सिलेक्ट हो कलेक्शन। ठीक है ना, अब आपको नया ऑब्जेक्ट बनाना शुरू करना है। अब गाइज यहाँ पे मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ जो कि अब आपको बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम काफ़ी आगे आ चुके हैं इस कोर्स में। सो बेसिकली यहाँ पे आपको एक हल्का सा एक आइकन दिख रहा होगा, एक हल्का सा ऑब्जेक्ट दिख रहा होगा, इसे हम कहते हैं 3D कर्सर, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, 3D कर्सर इतना पावरफुल टूल है ब्लेंडर में जो कि आपको बेसिकली हेल्प करता है चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए, चीज़ों को सिलेक्ट करने के लिए, चीज़ों को मूव करने के लिए और बहुत स्मार्टली तरीके से चीज़ों को ऐड करने के लिए। एंड एक और मेजर चीज़ गाइज, जहाँ पे भी आपका 3D कर्सर होता है वहीं पे आपका न्यू ऑब्जेक्ट हमेशा ऐड होता है। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। और इस 3D कर्सर को अगर आपको मूव करना है तो आपको शिफ्ट और राइट क्लिक प्रेस करके आप उसको जहाँ भी क्लिक करोगे वहाँ ये मूव हो जाएगा कुछ इस तरीके से। और जैसा मैंने आपको बोला कि जहाँ पे भी ये 3D कर्सर होगा वहीं पे हमारा न्यू ऑब्जेक्ट ऐड होगा। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने यहाँ पे शिफ्ट ए प्रेस किया और मैंने यहाँ पे ऐड किया क्यूब, तो आप देख सकते हैं जहाँ मेरा 3D कर्सर था वहीं पे मेरा नया ऑब्जेक्ट भी ऐड हुआ। फिर से मैं इसको शिफ्ट और राइट क्लिक करके मूव करूंगा तो आप देखेंगे अब ये यहाँ पहुँच चुका है। फिर से मैं कोई भी एक शिफ्ट ए प्रेस करके नया ऑब्जेक्ट ऐड करूंगा, फॉर एग्जाम्पल इस टाइम पे यूवी स्पेयर करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे यूवी स्पेयर यहाँ पे आ चुका है। तो बेसिकली जहाँ भी आपका 3D कर्सर होता है वहीं पे आपका बेसिकली नया ऑब्जेक्ट ऐड होता है। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिलहाल के लिए इन दोनों ऑब्जेक्ट को मैं डिलीट करता हूँ। अब यहाँ पे क्वेश्चन यही है, ऑब्जेक्ट डिलीट हो गए पर मैं जो 3D कर्सर है वो तो वहीं पे ही है। अब आप सोचेंगे ठीक है मैं इसको मैनुअली सेंटर ऑफ द ग्रिड लेके आ जाता हूँ। तो जैसे आप उसको सेंटर ऑफ द ग्रिड लेने की सोचोगे तो आप देखोगे ये तो सेंटर ऑफ द ग्रिड आ ही नहीं रहा है, तो हल्का सा टेढ़ा हो गया है। ठीक है ना, तो उसको प्रिसाइजली सेंटर ऑफ द ग्रिड लाने के लिए आपको एक ऑप्शन करना पड़ता है, वो होता है बेसिकली शिफ्ट एस। जैसे आप शिफ्ट एस प्रेस करेंगे तो आपको 3D कर्सर की पूरी सेटिंग्स यहाँ पे दिख जाती है। हालांकि सबके बारे में यहाँ पे बात नहीं करूँगा, कुछ मेजर्स हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे सबके बारे में बात भी करते रहेंगे। फिलहाल हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन पे ध्यान रखना है अभी, वो है नंबर 1 का कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन। ये क्या करता है, मान लो आपका 3D कर्सर इस सीन में कहीं पे भी हो, मैं शिफ्ट और राइट क्लिक करके यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ
और जैसे ही आप शिफ्ट एस प्रेस करेंगे और आपने करा कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन, तो वो कहीं भी होगा आपका वर्ल्ड ओरिजिन पे आ जाएगा। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी गाइस, आपको ऑलवेज जो मॉडल करना है वो आपको वर्ल्ड ओरिजिन पे ही करना है, आपको कहीं और जगह नहीं करना है, अनटिल अनलेस आप प्रो नहीं हो चुके हो और आपको आइडिया है कि हाँ मैं यहाँ पे क्यों ऐड कर रहा हूँ नया ऑब्जेक्ट, क्यों मुझे यहीं पर रिक्वायरमेंट है। अगर आप कोई भी नया ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हो या फिर नया स्टार्ट कर रहे हो तो आपको वर्ल्ड ओरिजिन से ही बनाना है। ऑलराइट, इतना सब कुछ होने के बाद अब हम यहाँ पे बनाते हैं टेबल। आई होप आपको इतने अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि कैसे हम 3D कर्सर को मूव कर सकते हैं और बाकी सब चीज़ें। अब यहाँ पे मैं शिफ्ट ए प्रेस करूँगा और यहाँ पे बेसिकली मैं लेके आऊँगा एक क्यूब। मैंने यहाँ पे क्यूब क्यों लिया, क्योंकि मुझे बनानी है टेबल, और टेबल का जो बेस होता है उसमें बेसिकली एक हल्की सी थिकनेस होती है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपने स्केल टूल पे जाऊँगा और यहाँ पे बेसिकली उसको मैं हल्का सा स्केल कर दूँगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर मैं अगर राइट क्लिक प्रेस करके डिलीट कमांड अपनी कैंसिल कमांड करूँगा, अगर मैं एस और जेड प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे आप इसको ऐसे भी स्केल कर सकते हैं। तो इतनी थिकनेस मुझे ठीक लग रही है। टॉप व्यू में जाऊँगा, ठीक है, और उसके बाद मैं इसको कुछ इस तरीके से एक्स एक्सिस पे स्केल कर देता हूँ कुछ ऐसे, और उसके बाद मैं इसको हल्का सा ऐसे भी स्केल कर देता हूँ। तो आप देखेंगे मुझे यहाँ पे टेबल का जो बेस है आप कह सकते हो वो मुझे यहाँ पे मिल चुका है। उसके बाद मैं इसको हल्का सा और स्केल कर दूँगा, ठीक है। इतना सब कुछ करने के बाद गाइस यहाँ पे एक बहुत मेजर चीज़ है, आप प्लीज़ इसको रिवाइज कर लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है जिसे हम कहते हैं अप्लाई द स्केल। अब ये अप्लाई द स्केल क्या होता है, चलो आपको ये भी बताता हूँ। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को स्केल करते हैं तो ब्लेंडर के अकॉर्डिंग वो ऑब्जेक्ट उसकी जो एक सेट वैल्यू होती है 0 to 1 वाली, उससे ऊपर चले जाता है, ठीक है। अब मैं ये क्या बोल रहा हूँ, आई नो आधे लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, कुछ चीज़ें समझाता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। देखो मैं एन प्रेस करता हूँ, एन प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पे आइटम सेक्शन में जाऊँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक तो इस ऑब्जेक्ट की डायमेंशन आता है, ठीक है। यहाँ पे जिसकी लोकेशन है, ये इसकी रोटेशन है, ये इसका स्केल है और ये इसकी डायमेंशन है, ठीक है। देखो डायमेंशन तो ठीक है, डायमेंशन तो जैसे अगर आपको कोई बोलेगा 2x3 फुट की या 2x5 फुट की आपको टेबल बनानी है तो यहाँ पे आप डायमेंशन डाल सकते हैं, ठीक है। पर जो यहाँ पे स्केल है ना वो भी आप देखोगे यहाँ पे चेंज हो चुका है। पर अगर यहाँ पे मैं कोई भी एक नया क्यूब ऐड करता हूँ, जैसे मैंने एक क्यूब ऐड किया, ठीक है, उसको थोड़ा सा मैं साइड करता हूँ तो आप देखोगे इस क्यूब की डायमेंशन तो है पर स्केल इसका 1:1:1 ही है, ठीक है। पर इसमें क्या है, डायमेंशन भी चेंज है और स्केल भी चेंज है। तो ब्लेंडर के साथ क्या है ना, देखो ब्लेंडर काम करता है बाइनरी वैल्यूज पे और उसको बस दो ही चीज़ समझ में आती है, 0 to 1। अगर उसकी वैल्यू 0 to 1 से ऊपर चले गई तो उसको लगता है ये ऑब्जेक्ट कुछ तो बड़ा है, कुछ तो चीज़ें हैं, तो उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग वो चीज़ें करने लग जाता है, जिससे क्या होता है हमारी चीज़ें खराब हो जाती है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा प्रैक्टिकली बताता हूँ। मैं फिलहाल के लिए इसको डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, देखो अब हमें बनाने हैं इसके लेग्स, ठीक है। अब एक तरीका तो ये है कि हम यहाँ पे क्यूब लेके इसके लेग्स को यहाँ पे ऐड करें और या फिर हम इसी के अंदर से लेग्स निकालें। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा एडवांस बताऊंगा, क्योंकि आप क्यूब लगा के तो हम यहाँ पे कोई भी लेग्स डाल सकते हो। मैं आपको इसके अंदर से ही क्यूब्स कैसे निकालें वो मैं आपको बताऊंगा। ध्यान रखिएगा स्केल वाला पोर्शन अभी भी इसमें रहता है, मैं आपको बताऊंगा वो वाली चीज़। तो मैं टैब प्रेस करके एडिट मोड में गया और मेरे को यहाँ पे कुछ लूप कट्स की ज़रूरत है, ताकि जब मैं इसमें लूप कट्स लगाऊंगा तो यहाँ पे चीज़ें हमारी क्या होंगी, ऐड होंगे, उसमें मैं जो उसकी लेग्स हैं उनको मैं लगा सकता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे मैं कंट्रोल आर प्रेस करूंगा। जैसे ही मैंने कंट्रोल आर प्रेस करा तो मैंने एक लूप कट यहाँ लगाया और उसके बाद फिर से मैं कंट्रोल आर प्रेस करूंगा, एक लूप कट मैंने ऐसे लगाया। अब आप बोलोगे एक लूप कट ऐसे क्यों लगाया और एक लूप कट ऐसे क्यों लगाया, तो मैं आपको बताता हूँ। अभी मैंने ये वाला लूप कट सेलेक्ट कर रखा है, मैंने कंट्रोल बी किया, मैंने इसको हल्का सा बेवल कर दिया कुछ इस तरीके से। तो ऐसे तो ये बेवल हो रहा है परफेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं इसको कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। मैंने एक साथ में इसको भी सिलेक्ट कर लिया। अब मैं कंट्रोल बी प्रेस दोबारा से करता हूँ, इस बार मैं बेवल करने की कोशिश करूँगा, तो आप देखोगे ये अच्छे से बेवल नहीं हो रहा। अब आप बोलोगे सर अच्छे से बेवल क्या होता है, हमको तो ये दिख ही रहा है कि बेवल हो रहा है, ये अच्छे से और ख़राब से कैसे बेवल होता है, मुझे पहले आप ये समझाइए। तो अभी आप देख रहे होगे इसमें जो स्पेसिंग है बेसिकली वो अच्छे से चीज़ें नहीं कवर कर पा रही है। क्यों? क्योंकि हमने इसमें क्या कर रखा है, स्केल अप्लाई नहीं किया हुआ है, ठीक है। अब आप देखिएगा मैं यहाँ पे एन प्रेस करता हूँ, यहाँ पे अब देखोगे ये स्केल की वैल्यू है। अब स्केल अप्लाई कैसे करना है, आपको कंट्रोल ए प्रेस करना है और आपको जस्ट यहाँ पे कंट्रोल ए, ध्यान रखिएगा, और अप्लाई स्केल पे क्लिक कर देना। तो आपकी स्केल की जो वैल्यू है वहाँ पे 1:1:1 हो गई है। डायमेंशन आपकी नहीं चेंज होगी, सिर्फ स्केल की वैल्यू। और अब मैं यहाँ पे एडिट मोड में जाता हूँ, उसको सिलेक्ट करता हूँ, उसको सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल बी, बेवल, ठीक है। अब आप देखोगे आपकी चीज़ें अच्छे से स्केल हो रही हैं बेटर तरीके से, ठीक है। इसका मतलब ये चीज़ें ठीक हो चुकी हैं। अब हमको क्या करना है, पहले इसको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल बी करेंगे, बेवल करेंगे, हल्का सा इसको यहाँ सेट करेंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद इस वाले एज को सिलेक्ट करेंगे, ऑल्ट के साथ डबल क्लिक,
कंट्रोल बी करेंगे और इसको हम ऐसे यहाँ पे एडजस्ट करेंगे कुछ इस तरीके। तो आप देखोगे हमारे 4 लेग्स यहाँ पे बेसिकली सेक्शन है वो यहाँ पे रेडी है। ठीक है, थोड़ा सा मैं काम करता हूँ, कंट्रोल जेड करता हूँ, एक बार और कंट्रोल जेड करता हूँ, कंट्रोल बी करूँगा, थोड़ा गैप ज़्यादा बढ़ाएंगे इस बार। ठीक है, इतना रखेंगे, सेम इसके लिए भी ऑल्ट के साथ डबल क्लिक, कंट्रोल बी, गैप ज़्यादा बढ़ाएंगे, परफेक्ट। ठीक है, दैट्स इट। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह का फीचर बन चुका है। आप देखो हम यहाँ पे इसकी बॉटम फेसेस पे आएंगे नीचे को, इसको आप घुमाएंगे कैसे नीचे देखने के लिए, मिडिल माउस को क्लिक करेंगे और आपका ये नीचे को आप ऐसे ड्रैग करेंगे तो घूम जाएंगे। मैं 3 प्रेस करूंगा या फिर यहाँ फेस मोड में आऊँगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करूंगा, शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करूंगा, शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद मैं एक्सट्रूड करूंगा कुछ इस तरीके से, प्रेसिंग दी ई, और आप देखेंगे आपके जो लेग्स हैं यहाँ पे बेसिकली वो एक्सट्रूड हो गए हैं और आपकी जो टेबल है, कॉन्ग्रेचुलेशन, वो यहाँ पे बन के रेडी हो चुकी है। ठीक है, तो हमारा दूसरा मॉडल भी यहाँ पे रेडी हो चुका है। एंड अभी मैं साइजिंग की बात नहीं कर रहा क्योंकि साइजिंग अभी आप देखोगे कप और टेबल की सेम है, जो कि नहीं होनी चाहिए, बिकॉज कप हमेशा टेबल के ऊपर रहेगा तो टेबल आपका बड़ा रहेगा। तो मैं आपको बताऊंगा वो साइजिंग आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने कप बना लिया, टेबल बना लिया, अब हम थोड़ा सा और चीज़ों को एडवांस करते हैं। अब हम बनाते हैं चेयर, उसमें आपको और चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। तो चलिए चेयर बनाते हैं। तो फिलहाल के लिए हमने ये इसको भी हम डबल क्लिक करके टेबल कर देंगे कुछ इस तरीके से। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भी हल्का सा मूव करके यहाँ रख देते हैं, एक नया कलेक्शन बनाते हैं। इस बार हम यहाँ से बनाएंगे, डबल क्लिक करेंगे, इसका नाम हम रख देंगे चेयर, परफेक्ट, और इसको हम सिलेक्ट करेंगे। मेक श्योर यही सिलेक्ट रहे, अगर गलती से जो भी सिलेक्ट रहता है हमारा कलेक्शन, अगर आप कोई भी नया ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं तो वो उसी के अंदर चले जाता है। देखो इसके अंदर चलेगा ना क्यूब, तो ये हमें गलती नहीं करनी। अगर आप किसी भी कलेक्शन में नहीं चाहते हो कि वो ऑब्जेक्ट जाए तो आपको सीन कलेक्शन को सिलेक्ट करना है, फिर आपको चीज़ें ऐड करनी है। तो आप देखेंगे कि वो बाहर ऐड होगा ताकि उसको बाद में किसी भी कलेक्शन में डाल सको ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके। ठीक है, तो हमने क्यूब ले लिया, हमारे इसके अंदर आ चुका है, चेयर के अंदर हमने को ये चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले इसके एडिट मोड में गए, प्रेसिंग दी ए एस जेड। ध्यान रखिएगा अगर आप एडिट मोड में कोई भी चीज़ स्केल कर रहे हो तब आपको स्केल अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, पर अगर आप ऑब्जेक्ट मोड में कर रहे हो तब आपको करने की जरूरत है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल आर प्रेस करेंगे, एक लूप कट यहाँ लगाएंगे, कंट्रोल आर प्रेस करेंगे, एक लूप कट यहाँ लगाएंगे, फिर इन दोनों को हम सिलेक्ट करेंगे ऑल्ट और शिफ्ट के साथ कुछ इस तरीके से। उसके बाद मैं करूँगा कंट्रोल बी, बेबल करूँगा और आप इसको हल्का सा ऐसे बेबल करेंगे तो आप देखेंगे परफेक्ट एक स्क्वायर बन जाएंगे चारों तरफ कोनों पे। और उसके बाद ऑल्ट के साथ आपको इसके नीचे के फेसेस सिलेक्ट करने हैं, उसके लिए आपको फेस मोड में जाना है। ठीक है, या फिर 3 प्रेस कर सकते हैं या फिर मैनुअली जाइए, इसको सेलेक्ट करिए शिफ्ट के साथ, इसको सेलेक्ट करिए, इसको सेलेक्ट करिए, इसको सेलेक्ट करिए और उसके बाद आपको ई प्रेस करके जेड एक्सिस पे आप इसको एक्सट्रूड कर दीजिए कुछ इस तरीके से। तो हमारे जो लेग्स हैं यहाँ पे वो रेडी हो चुके हैं कुछ इस तरीके से, काफ़ी परफेक्ट लग रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अब हमें इसकी बैक बनानी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाले फेस को सिलेक्ट करेंगे, ये वाले फेस को सिलेक्ट करेंगे, ई प्रेस करेंगे, जेड प्रेस करेंगे, हल्का सा इसको जेड एक्सिस पे उठाएंगे एक बार, उसके बाद दोबारा प्रेस करेंगे एक्सट्रूड 2 बार, फिर एक बार और प्रेस करेंगे 3 बार और एक बार और करेंगे 4 बार। अब आप बोलेंगे कि सर आपने 4 बार क्यों करा, और जितनी बार हमने यहाँ पे करा देखो हमारे बीच में लूप कट लगते गए जो कि हमें रिक्वायर्ड भी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने ऐसा क्यों किया क्योंकि देखो यहाँ पे जो ये वाला सेक्शन है इसको मैं ऐसे सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा, मैं यहाँ पे करूँगा ब्रिज फेस, ताकि यहाँ पे जो भी बैठे तो उसके पीछे यहाँ पे क्या है सेक्शन रहे जिस पे वो क्या कह सकते हैं टेक लगा सकता है। ठीक है, सपोर्ट ले सकता है। और ऊपर वाले मैंने इसलिए किया ताकि इन दोनों को मैं सिलेक्ट कर सकूँ, राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं ब्रिज फेस करूँगा ताकि यहाँ पे बीच का एक सेक्शन बन सके। ठीक है, इतना सब होने के बाद अब हमें यहाँ पे भी बेसिकली हैंड को रखने के लिए बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे कंट्रोल आर प्रेस करेंगे, एक लूप कट यहाँ लगाएंगे, कंट्रोल आर प्रेस करेंगे, एक लूप कट यहाँ लगाएंगे, फिर इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट एंड ऑल्ट के साथ, कंट्रोल बी करेंगे, बेबल कर देंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, अगर आप बेबल नहीं भी करते हैं, मतलब आई थिंक बेबल करने की आवश्यकता नहीं है वैसे, बस दोनों को सिलेक्ट करना है, हल्का सा इनको ऊपर को कर देंगे कुछ इस तरीके से ऐसे। ठीक है, उसके बाद आप 3 प्रेस करेंगे फेस मोड के लिए, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और ई और जेड एक्सिस पे इनको हल्का सा ऐसे उठाएंगे, फिर एक बार और करेंगे ई और जेड कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ऐसा क्यों किया है, थोड़ा सा आप लेफ्ट व्यू में आके इधर काम करिए, लेफ्ट व्यू में आके थोड़ा सा इनकी हाइट आप देखिए सिमिलर होनी चाहिए। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर उठाता हूँ कुछ इस तरीके से, नीचे वाले एज को सिलेक्ट करता हूँ,
2 प्रेस करेंगे एज के लिए, इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे। फिर से दोबारा हम राइट व्यू में आएंगे और इनको थोड़ा सा हम ऐसे ऊपर कर देंगे। ये मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली, यहाँ पे ये एज टू एज मिला रहा हूँ ताकि जब मैं यहाँ पे 3 प्रेस करके इस वाले फेस को सिलेक्ट करूँ और इस वाले फेस को सिलेक्ट करूँ और राइट क्लिक करके ब्रिज फेस करूँ तो ये परफेक्टली मैच हो जाए। सेम इसको भी ऐसे ही करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे और मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और ब्रिज फेस करेंगे। प्लीज़ गाइज इस प्रोसेस को आप दोबारा से एक बार रिपीट करके देख लेना, ठीक है। इतना करने के बाद आप देखोगे हमारी चेयर जो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। बस यहाँ पे मैं 2 प्रेस करूँगा या फिर मैं एज मोड में जाऊँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल B और बेबल करके मैं इसको हल्का सा ऐसे बेबल करूँगा और इस बार स्क्रॉल जो है हमारा व्हील उसको आगे वो बढ़ाऊंगा तो आप देखोगे इसमें एज लूप बढ़ जाएंगे और ये काफ़ी स्मूथ हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ये आपको मिडल माउस का जो व्हील है आपको उसको अगर आगे वो करोगे तो लूप कट बढ़ेंगे, पीछे वो करोगे तो लूप कट कम होंगे। सेम जो आपने बेसिकली जो लूप टूल के टाइम पे थे उस टाइम आपने यूज़ किया था। ऑलराइट, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी जो चेयर है यहाँ पे रेडी हो चुकी है और काफ़ी सुंदर लग रही है। इसको भी हम यहाँ पे चेयर करेंगे कुछ इस तरीके से चेयर और यहाँ पे हमारी एक बेसिक मॉडलिंग अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा ऑर्गेनाइज करेंगे। कैसे कि जो मेरी टेबल है और जो मेरी चेयर है, चेयर को थोड़ा यहाँ रखेंगे, टेबल को थोड़ा यहाँ रखेंगे तो आप देखेंगे चेयर और टेबल आपकी परफेक्ट लग चुकी है। टेबल थोड़ी बड़ी होगी, हल्का सा स्केल करेंगे, हल्का सा ऊपर करेंगे, हल्का सा इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे आप क्या करेंगे, पहले लेफ्ट व्यू में आएंगे और सबका जो बेस है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। हल्का सा और स्केल करेंगे, टेबल को हल्का ऊपर करेंगे, इसको हल्का सा ऐसे रखेंगे साइड में। कंट्रोल A, अप्लाई स्केल करना ना भूलें जब भी आप स्केल कर रहे हो। तो ये आपकी चेयर हो गई, ठीक है। कुछ इस तरीके से चेयर एंड टेबल, थोड़ा सा टेबल बड़ी हो गई थोड़ी, अभी अप्लाई स्केल कर रहे हैं थोड़ी, ठीक है। उसके बाद इस कप को लेके आएंगे, इसको यहाँ से यहाँ मूव करेंगे, इसको सबसे पहले छोटा करेंगे स्केल करके, उसको यहाँ ऊपर लेके आएंगे, ठीक है। और आप देखेंगे कि यहाँ पे आपने ये रख दिया है कुछ इस तरीके से। और कंट्रोल A अप्लाई स्केल जरूर करें, ठीक है। और ध्यान रखें जैसे आपने कंट्रोल A अप्लाई स्केल किया तो ये आपकी जो शेप है वो खराब हो गई है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें ऑलरेडी मॉडिफायर लगा हुआ है। पहले आपको कंट्रोल Z करना है और उसके बाद अगर आप चाहते हो कि मॉडिफायर आपका रहे तो ठीक है। अगर आपको चाहते हैं कि नहीं मेरा मॉडिफायर का काम हो गया है तो आप तुरंत उसको यहाँ पे जाके अप्लाई कर दें और उसके बाद कंट्रोल A अप्लाई स्केल करेंगे तो आपका कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा कप रख दिया है और हमको सामने भी एक चेयर चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट D करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे एक्सिस डिसाइड करेंगे कौन सी एक्सिस पे चाहिए। तो मुझे यहाँ पे वाई एक्सिस पे चाहिए, मैंने यहाँ पे वाई एक्सिस पे रख के इसको यहाँ रख दिया। उसके बाद मैं इसको रोटेट करने के लिए क्या प्रेस करूँगा, R, ठीक है। फिर कौन सा एक्सिस पे करना है, Z एक्सिस पे करना है और कितना यहाँ पे अभी कितना है, ये आपका ऑलमोस्ट 360 डिग्री यहाँ पे प्रेस करूँगा। सॉरी 360 डिग्री नहीं होगा, 180 होगा कुछ इस तरीके से। 180 मैंने प्रेस किया और एकदम से यहाँ पे आ चुका है कुछ इस तरीके से। इसको भी थोड़ा आगे कर देंगे और टॉप व्यू पे जाएंगे कुछ ऐसे, ठीक है। अब हालांकि वैसे तो ये सेंटर में ही है पर दोनों को शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करेंगे कुछ इस तरीके से ऐसे। और मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे भी टेबल चेयर लगा देता हूँ, यहाँ पे भी लगा देता हूँ। क्या करूँगा उसके लिए मैं शिफ्ट D करूँगा, सॉरी शिफ्ट D किया, X प्रेस किया तो पहले मैंने इसको यहाँ मूव करा, उसके बाद मैंने इसको RZ 180 मैंने आपको पहले से बताया हुआ है, ठीक है। इस बार देखेंगे कहाँ को घुमा, गलत घुमा है तो कंट्रोल Z करेंगे। इस बार हम क्या करेंगे, उसको पहले यहाँ लेके आएंगे RZ -180, ठीक है। फिर भी ऐसे घूम रहा है, कोई बात नहीं क्योंकि सिर्फ 90 घूमेगा, RZ 90, इस बार -90 घूमना चाहिए, सॉरी, ठीक है। ये गलतियाँ मैं जानबूझ के भी कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया रहे कि कैसे कैसे करना है, ठीक है। फिर मैं प्रेस करूँगा RZ -90, परफेक्ट। तो ये -90 में सेट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। उसको हल्का सा मैं यहाँ रख दूंगा, परफेक्ट। सेम इसको डुप्लीकेट करूँगा, शिफ्ट D और अभी कौन से एक्सिस पे है, ये X एक्सिस पे ही है, यहाँ मूव करेंगे, इसको करेंगे RZ 180, परफेक्ट, ठीक है। मैंने आपको पहले भी समझाया, R फॉर रोटेशन, Z फॉर एक्सिस, कौन से एक्सिस के लिए चाहिए, वो Z एक्सिस भी हो सकता है, Y भी हो सकता है और Z भी हो सकता है और 180 मतलब ये डिग्री है। उसके बाद सेम कप के साथ भी ऐसे ही करेंगे, सेंटर में रखेंगे, टॉप व्यू पे जाएंगे, शिफ्ट D X यहाँ रखेंगे, इसको यहाँ करेंगे, हल्का सा इसको रोटेट करेंगे, R और Z हल्का सा रोटेट करेंगे कुछ ऐसे। सेम शिफ्ट D करेंगे, X प्रेस करेंगे, यहाँ लेके आएंगे, इसको यहाँ मूव करेंगे, इसको भी हल्का सा रोटेट करेंगे, R और Z कुछ इस तरीके से। सेम इसको सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट D X
यहाँ रखेंगे और इसको भी रोटेट करेंगे R और Z कुछ इस तरीके से। तो आप देखेंगे आपका एक बेसिक छोटा सा सीन रेडी हो चुका है जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा है। अब यहाँ पे आप देखोगे आपके जो मॉडल्स हैं बेसिकली वो बहुत ज़्यादा एजी लग रहे हैं, तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। सबको सिलेक्ट करेंगे आप ऐसे शिफ्ट के साथ 1 बाय 1, ठीक है, या फिर आप ड्रैग कर सकते हैं टोटली कुछ इस तरीके से। और उसके बाद आप राइट क्लिक करेंगे और आप करेंगे ऑल्ट के साथ शेड एंड ऑटो स्मूथ, तो सब आपके देखो यहाँ पे स्मूथ हो जाएंगे और काफ़ी सुंदर लगेंगे। ऑलराइट गाइस, सो इस तरीके से बेसिकली आप ब्लेंडर में कर सकते हैं अपनी मॉडलिंग की शुरुआत। सो आई होप आपको ये पूरे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ नीचे एक कमेंट जरूर करें और साथ में इस वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऑलराइट गाइस, सो हमारे यहाँ पे मॉडलिंग का एक बेसिक सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हुआ जिसमें मैंने आपको थोड़ा बहुत मॉडिफायर के सेक्शन के बारे में भी बता दिया। एंड अब हम बात करते हैं इसमें बेसिकली हम कैसे इसमें कलरिंग कर सकते हैं। सो इनमें कलर करने के लिए हमको सबसे पहले सॉलिड व्यू से मटेरियल प्रीव्यू में स्विच करना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे ये मटेरियल प्रीव्यू क्या चीज़ है, तो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली 5 टाइप्स के व्यूज़ होते हैं, ठीक है। पहला हमारा है एक्सरे व्यू। ये क्या काम आता है, बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सरे में देखना, मतलब कि उसकी 80% ओपेसिटी में उसको देखना। आप देख सकते हैं जैसे मैं इसको इनेबल करूँगा तो आप बेसिकली इसमें देख सकते हैं कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट के एक्सरे मोड को यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब आप बोलेंगे इसको देखने का फ़ायदा क्या हुआ, इसका बेसिकली यूज़ क्या है। क्योंकि इसका यूज़ केस सबसे सिंपल सा यूज़ केस बताता हूँ। अगर आप इसके एडिट मोड में जाते हैं प्रेसिंग दी टैब, उसके बाद अगर आप वर्टेक्स मोड को सिलेक्ट करते हैं प्रेसिंग दी 1, तो आप बेसिकली क्या है आगे के वर्टेक्स के साथ साथ पीछे के वर्टेक्स को सिलेक्ट करके आप इनमें चेंजेस कर सकते हो। बट अगर आपका एक्सरे मोड ऑफ रहेगा और अगर आप कोई भी वर्टेक्स को सिलेक्ट करेंगे तो आपके सिर्फ आगे आगे के सिलेक्ट होंगे। ऑलराइट, जैसे कि अगर मैं इसको भी सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे सिर्फ खाली आगे आगे के हमारे वर्टेक्स सिलेक्ट हुए हैं। अगर आप देखोगे पीछे के यहाँ पे ये वर्टेक्सेस रह गए हैं। बट अगर मैं यही चीज़ एक्सरे मोड को ऑन करके यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा तो हमारे पूरे वर्टेक्सेस एक बार में सिलेक्ट हो जाएंगे। तो बेसिकली एक्सरे मोड हमें एक नेक्स्ट लेवल की फ्रीडम देता है चीज़ों को सिलेक्ट करने के लिए, या फिर पीछे के भी फेसेस को या पीछे के भी वर्टेक्सेस को सिलेक्ट करने के लिए। ऑलराइट, तो ये हमारा है पहला व्यू। मैं एडिट मोड से बाहर आता हूँ, प्रेसिंग दी टैब। देन उसके बाद बेसिकली हमारा नेक्स्ट जो हमारा आता है इसे हम कहते हैं वायर फ्रेम व्यू, ठीक है। जैसे हम इसको इनेबल करते हैं तो हमको पूरा हमारा जो मैश है उसका बेसिकली वायर फ्रेम केज दिखने लग जाता है। इससे हमें आइडिया मिल जाता है कि हमारा जो मैश है बेसिकली वो कैसा बना हुआ है, उसकी टोपोलॉजी कैसी है। और सेम ये भी हमारा सिलेक्शन करने में काफ़ी मदद करता है। बट अगर आप यहाँ से एक्सरे मोड को डिसेबल कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे भी आप सेम वैसे ही काम करेगा जैसा हमारा पहले कर रहा था कि पीछे के वर्टेक्सेस आपके सिलेक्ट नहीं होंगे। उसके लिए आपको एक्सरे मोड में आना ही पड़ेगा। ऑलराइट, इतना सब करने के बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट व्यू में। वो हमारा है बेसिकली सॉलिड व्यू, जिसमें हम अभी तक काम कर रहे थे। बेसिकली मैं एक्सरे मोड को यहाँ से डिसेबल करता हूँ और एडिट मोड से बाहर आता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये हमारा सॉलिड व्यू है। बट अब हमें इसमें करना है बेसिकली टेक्सचर्स। तो टेक्सचर्स करने के लिए हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमारा जो नेक्स्ट व्यू है उसे हम कहते हैं मटेरियल प्रीव्यू या फिर व्यू पोर्ट शेडिंग। जैसे आप इसे इनेबल करेंगे तो आप देखेंगे आपके जितने भी ग्रे ऑब्जेक्ट थे वो सारे के सारे अब वाइट हो चुके हैं। अब ये क्या है और ये वाइट क्यों है मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली वाइट यहाँ पे जो है वो डिफ़ॉल्ट मटेरियल होता है एक ब्लेंडर का, जो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट लगा हुआ होता है। अब आप बोलेंगे ये मटेरियल क्या चीज़ है। सो मटेरियल बेसिकली काइंड ऑफ एक ऐसा ऑप्शन है जिसकी मदद से हम बेसिकली ब्लेंडर में कलरिंग कर सकते हैं। और ये ऑप्शन मिलता कहाँ पे आपको, ये 2 जगहों पे मिलता है। पहला ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पे, इसे हम कहते हैं मटीरियल, ठीक है। यहाँ से भी आप नया मटेरियल क्रिएट कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली शेडिंग में जाएंगे और यहाँ पे आप शेडिंग में जाने के बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से भी आप नया मटेरियल क्रिएट कर सकते हैं। ऑलराइट, अब यहाँ पे आपके पास टोटली अप टू यू है कि आपको बेसिकली यहाँ पे कहाँ से मटेरियल बनाना है। दोनों साइड से आप सेम तरीके से सेम ही ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलते हैं। अगर मान लो मैं यहाँ पे न्यू क्लिक करता हूँ, मान लो मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, ये हमारी चेयर है, मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे न्यू पे क्लिक किया। जैसे मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक करूँगा तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस मिलेंगे और यहाँ पे भी वो सेम ऑप्शंस मिलेंगे, पर यहाँ पे हमें एज अ नोट फॉर्म में मिलते हैं और यहाँ पे हमें ऑप्शन फॉर्म में मिलते हैं। अगर यहाँ पे मैं कोई भी ऑप्शन को यहाँ से इनेबल करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ भी वो सेम ऑप्शन यहाँ पे इनेबल हो रहा है, या फिर मैं यहाँ से डिसेबल करूँगा तो वो वहाँ भी डिसेबल हो रहा है। यानी कि ये दोनों टूल या फिर दोनों ऑप्शन आपस में इंटरसेक्ट है। बस ये एज अ नोड व्यू काम कर रहा है और ये हमारा एज अ ऑप्शन व्यू काम कर रहा है, बस इतना ही इसमें फ़र्क है। अब जैसे ही आपने पहला मटेरियल यहाँ पे ऐड किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा आ गया मटेरियल 001। तो अगर आपको उसका नाम चेंज करना है या तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे या फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो दोनों में से आप कहीं भी क्लिक करके इसका नाम चेंज कर सकते हो। जैसे कि ये हमारा चेयर है तो मैं इसका नाम चेयर रख देता हूँ। राइट, ये हमारी चेयर है और मैंने इसको कर दिया। तो आप देखेंगे इस मटेरियल का नाम बेसिकली अब चेयर आ चुका है।
अब आते हैं बात कि इसमें हम कलरिंग कैसे कर सकते हैं। देखो कलरिंग करना बड़ा ही आसान है। आपको जहाँ पे ये बेस कलर दिख रहा है इस पर आपको जाना है और क्लिक करना है, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पूरा कलर व्हील मिल जाएगा। इस कलर व्हील में आप जो भी कलर ऐड करेंगे वही कलर हमको यहाँ पे चेयर पे दिखना शुरू हो जाएगा। मैं थोड़ा सा उसको ड्रैग करता हूँ कुछ इस तरीके से। अब आप देखेंगे हम यहाँ से करें या फिर यहाँ से करें, टोटली अप टू यू है। मैं इस बार यहाँ से करूँगा और यहाँ से मान लीजिए मुझे जो ये चेयर का कलर है थोड़ा सा ब्राउनिश चाहिए कुछ इस तरीके से। तो आप देखेंगे मैंने इसको परफेक्टली यहाँ पे ब्राउन कलर ऐड कर दिया और आप देखेंगे यहाँ पे हमारी जो चेयर है उसमें ब्राउन कलर लग चुका है। ऑलराइट, अब यहाँ पे हम आपको एक चीज़ और बताते हैं। आपने देखा होगा जब यहाँ पे हमने एक नोड ऐड किया और यहाँ पे हमने ये चीज़ नया मटेरियल ऐड किया तो यहाँ पे हमारा बेसिकली एज अ नोड फॉर्म में ऐड हुआ और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसा ऑप्शन फॉर्म में यहाँ पे ऐड हुआ। पर यहाँ पे सबसे सोचने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो हमारा मटेरियल या फिर जो नोड ऐड हुआ है उसका नाम क्या है, प्रिंसिपल BSDF। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हमारा प्रिंसिपल BSDF ही क्यों यहाँ पे बेसिकली ऐड हुआ और कोई मटेरियल या फिर कोई ऑब्जेक्ट क्यों नहीं ऐड हुआ या कोई और शेडर यहाँ पे ऐड क्यों नहीं हुआ। तो देखो गाइस इसका बहुत सिंपल सा फंडा है कि प्रिंसिपल BSDF बेसिकली ब्लेंडर का एक डिफॉल्ट मटेरियल है जिसे हम कहते हैं बाई डायरेक्शनल सरफेस फंक्शन। ओके, और BSDF हमारा बेसिकली ब्लेंडर का एक डिफ़ॉल्ट मटेरियल है जिसमें हमें बेसिकली मेटालिक, रफनेस, IOR, अल्फ़ा, ट्रांसमिशन, कोड, शीन, इमिशन, टिंट फिल सब कुछ मिल जाता है। तो ये एक बेसिकली वर्सटाइल हमारा नोड है और इसी नोड से हम 90% काम बेसिकली कर सकते हैं। किसी ऑब्जेक्ट को ग्लॉसी बनाना है, मेटालिक बनाना है, रफ बनाना है, उसकी IOR वैल्यू चेंज करनी है तो विद द हेल्प ऑफ द प्रिंसिपल BSDF यहाँ पर हम कर सकते हैं। तो आपको इसमें कभी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि प्रिंसिपल BSDF नोड ये क्यों लग गया है और हमको कोई दूसरा नोड लगाना तो हम कैसे लगाएंगे, ये मैं आपको आगे बताता हूँ। अब देखिए हमने यहाँ पे प्रिंसिपल BSDF लगाया और हमने यहाँ पे एक बेसिक कलर दे दिया। आप यहाँ देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये लग रहा है। पर मैं चाहता हूँ कि जो हमारी चेयर है इसमें थोड़ी जो रफनेस है बेसिकली और ज़्यादा कम हो जाए। अब हमें कैसे पता चल रहा है कि इसके अंदर रफनेस है बेसिकली, तो अगर आप इसके एजेस को देखेंगे ये थोड़ा शाइन कर रहे हैं एंड इसकी शाइन को थोड़ा और कम करने के लिए, क्योंकि जो लकड़ी है बेसिकली हमारी वो इतनी रिफ्लेक्टिव नहीं होती, तो इसका जो रफनेस का बार है उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे डाउन करूँगा। आप देखेंगे जैसे जैसे मैं इसको डाउन करूँगा जो वो रफनेस है बेसिकली वो और ज़्यादा क्या हो रही है हमारी बेसिकली बढ़ रही है, और जैसे जैसे मैं इसको बढ़ाऊँगा उसकी जो रफनेस है बेसिकली कैसे हो रही है, थोड़ी मैट फॉर्म में जा रही है। और आप देख सकते हैं अब ये पहले से फार बेटर लग रहा है और जो हमारी चेयर है ये काफ़ी सुंदर लग रही है। ऑलराइट, तो आपको यहाँ पे कलर ऐड करना आ चुका है। अब हम बात करते हैं कि मान लो अगर ये सेम कलर हमें बाकी हमारे ऑब्जेक्ट में भी चाहिए तो हम कैसे कर सकते हैं। देखो एक तरीका तो ये होता है कि आप इसको क्लिक करें, फिर नया मटेरियल क्रिएट करें, फिर से इसमें नाम रखें चेयर 2 करके या फिर मटेरियल लगाएं। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है कि आपको उस ऑब्जेक्ट में जाना है एंड न्यू वाले बटन के बगल में आपको एक छोटा सा ऑप्शन मिलेगा, आपको उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे अभी तक जितने भी मटेरियल हमने लगा रखे होंगे या फिर जितने भी मटेरियल हमने बना रखे होंगे वो यहाँ पे हमको सारे शो करने लग जाएंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास अभी 2 मटेरियल है। पहला हमारा जो 0 मटेरियल है जो कि बाय डिफॉल्ट ब्लेंडर लगा के देता है, और दूसरा हमने खुद से बनाया था जिसका नाम हमने चेयर रखा था, तो वो यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा चेयर तो ये सेम कलर इसमें भी आ जाएगा। तो एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका क्या है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, वो काफ़ी बढ़िया भी है कि आपको पहले उन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिनके अंदर आपको बेसिकली कलर्स ऐड करने हैं, बाद में उसको सिलेक्ट करना है जिससे वो सेम कलर हमें लेना है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जिन ऑब्जेक्ट में कलर लगाना है, वो चेयर हो सकती है, वो फर्श हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, उन ऑब्जेक्ट को आपको पहले सेलेक्ट करना है और जिससे आपको बेसिकली यहाँ पे कलर लेना है उसको आपको बाद में सेलेक्ट करना है। तो मैं करके दिखाता हूँ, आप देखिएगा। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया फिर इसको सिलेक्ट किया, मुझे इन दोनों में यहाँ पे बेसिकली क्या चाहिए, सेम यही ब्राउन कलर चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, लास्ट में जिसमें से चाहिए उसको मैं सिलेक्ट करूँगा। वो कोई सा भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, बस आपको कलर सेम लेना है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और आपको मान लो यही कलर इसमें पे भी चाहिए तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कंट्रोल L प्रेस करना है। और जैसे आप कंट्रोल L प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली लिंक ट्रांसफर डेटा का एक पूरा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। हालांकि इसके ऊपर के ऑप्शंस अभी मैंने आपको नहीं बताए हैं, बट अभी हमको जो मेजर ऑप्शन सीखना है वो है बेसिकली मटेरियल का। ये क्या करता है कि जितने भी ऑब्जेक्ट आपने सिलेक्ट करे हैं और उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किया लास्ट में, जिसे हम कहते हैं एज ए एक्टिव ऑब्जेक्ट भी, वो उसी की प्रॉपर्टी यहाँ पे शो करता है और उसी में आपको ये चेंजेस करके दिखाता है। तो आपको बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, अभी के लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा लिंक मटेरियल। तो जैसे आप लिंक मटेरियल पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे बेसिकली चारों कुर्सियों में वो सेम कलर यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने एक चीज़ गौर नहीं करी होगी पर मैं आपको बता देता हूँ कि जब आपने बेसिकली लिंक मटेरियल किया तो आप देखेंगे यहाँ पे जो चेयर वाला मटेरियल है इसके यहाँ पे बेसिकली क्या लिखा आ रहा है, 4 लिखा हुआ आ रहा है। अब इसका मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या है, तो एक चीज़ तो ये है गाइस, देखो जब भी यहाँ पे कोई वैल्यू लिखी आ रही है किसी भी मटेरियल को सिलेक्ट करने के बाद, इसका मतलब आपको साफ साफ समझ जाना है कि उसके साथ
4 मटेरियल मतलब उसको मिला के 4 मटेरियल या फिर 4 टेक्सचर और इसमें ऐड हुए पड़े हैं, इस वजह से यहाँ पे बेसिकली 4 दिखा रहा है। अब यहाँ पे एक ड्रॉबैक भी होता है जो मैं आपको समझा देता हूँ। मान लो आपने ये चारों कलर एकदम से एक्टिवेट कर दिए, अब मेरी यहाँ पे इच्छा हुई कि मेरे को चलो ठीक है इसका जो कलर है मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, लाइक मुझे जिसका कलर है वो थोड़ा पीला चाहिए। पर अगर अभी आप ध्यान से देखोगे जब मैं पीला कर रहा हूँ उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है अगर हमें कोई सिंगल ऑब्जेक्ट पे ये चीज़ करनी है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अगर मान लो इस ऑब्जेक्ट को आपको बेसिकली अलग से यहाँ पे इसका कलर चेंज करना है, तो पहले उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे जो चेयर लिखा आ रहा है 4, इस पर आपको क्लिक कर देना हो। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो आपका बेसिकली यहाँ पे उससे जो मटेरियल का जो लिंक था वो यहाँ पे अनलिंक हो चुका है। अभी ये आपकी इंडिपेंडेंट चेन है, इसमें आप कोई भी रोटेट करें या कोई भी कलर चेंज करें, आप इसको परफेक्टली इसके कलर चेंज कर सकते हैं और ये काफ़ी सुंदर भी लगेगा। ऑलराइट, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो अब मैं बात करता हूँ कुछ आगे के एडवांस ऑप्शन के बारे में।